चलिए अब आगे देखेंगे। देखिए बेटा क्वेश्चन में क्या कह रहा है, जरा समझिएगा। क्वेश्चन में कह रहा है ए और बी, हमारे ए वेक्टर दिया है आई कैप प्लस 4j कैप प्लस 2 के कैप, और बी वेक्टर है 3i कैप माइनस 2j कैप प्लस 7 के कैप, सी वेक्टर है 2i कैप माइनस j कैप प्लस 4 के कैप। फाइंड ए वेक्टर डी। डी एक ऐसा सदिश ज्ञात करना है, एक डी वेक्टर ऐसा ज्ञात करना है विच इज परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी, जो कि ए वेक्टर और बी वेक्टर के लंबवत है, और इस प्रकार है कि सी डॉट डी इक्वल टू 15। सबसे पहले समझ लीजिए, आपको डी वेक्टर ऐसा पता करना है जो कि क्या है बेटा, ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों के क्या है, लंबवत हैं, और इस प्रकार है कि सी वेक्टर डॉट डी वेक्टर इक्वल टू 15। तो कैसे होगा जरा देखिएगा, इसके भी परपेंडिकुलर, इसके भी परपेंडिकुलर, दोनों के परपेंडिकुलर है। तो सबसे पहले हमने माना उस डी वेक्टर को लेट कर लिया क्या, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। अब अगर हमें इस डी वेक्टर की वैल्यू को फाइंड करना है तो हमें एक्स वाई और जेड की वैल्यू को फाइंड करना होगा। एक्स वाई जेड जब इन तीनों के मान आएंगे तब समझ लीजिए कि हमारा एक्स वाई जेड आएगा, तब हमारा डी वेक्टर पता चलेगा। अब बताइए क्या क्या दिया हुआ है। सबसे पहले कह रहा है डी किसके परपेंडिकुलर है, ए के। तो बताइए जब भी दो वेक्टर परपेंडिकुलर है तो दोनों का डॉट क्या होगा बेटा, इसका मतलब इस वेक्टर के साथ डॉट 0 होगा। जरा डी वेक्टर का ए के साथ डॉट ए बी सी लिख दिया करो, ठीक है, क्वेश्चन में लिख दिया करो, लिखा नहीं है तो लिख दिया करो। ए वेक्टर कितना दिया हुआ है, आई कैप प्लस 4j कैप प्लस 2 के कैप, और बी वेक्टर कितना दिया हुआ है 3i कैप माइनस 2j कैप प्लस 7 के कैप, और सी वेक्टर कितना दिया है बेटा 2i कैप माइनस का j कैप प्लस 4 के कैप। सबसे पहले बताइए डी का ए वेक्टर के साथ डॉट 0 होगा, डी डॉट ए करोगे तो x प्लस का 4y प्लस का 2z इक्वल टू 0, फर्स्ट इक्वेशन। फिर डी वेक्टर हमारा बी के भी परपेंडिकुलर है तो डी का बी के साथ डॉट बी 0 होगा, डी डॉट बी कितना होगा बेटा 3x माइनस का 2y प्लस 7z इक्वल टू 0, सेकेंड इक्वेशन। फिर उसके बाद कह रहा है सी का डी के साथ डॉट, सी डॉट डी आपका 15 दिया हुआ है, सी डॉट डी, सी वेक्टर का डी के साथ डॉट करेंगे तो 2x माइनस का y प्लस का 4z इक्वल टू 15। ये हमारी क्वेश्चन नंबर 3 हो गई बेटा। मैंने आपको कल भी बताया था कि आप किसी एक को हटाने की कोशिश करो, चाहे z को, चाहे x को, चाहे y को। अगर x को हटाओगे तो y और z में इक्वेशन बनेगी जो आसान दिख रहा है तुमको। चलो हम इसमें y को हटा देते हैं। अगर z को हटाना है तो इसमें 7 का इसमें 2 का गुणा करना पड़ेगा, और अगर y को हटाना है तो इसमें केवल 2 का गुणा करके जोड़ना पड़ेगा। यानी इक्वेशन फर्स्ट में आपने क्या किया, सेकंड इक्वेशन को ऐड कर दिया, कितना गुणा करके 2, इसलिए क्या 2 का गुणा, क्योंकि 2 का गुणा करेंगे तो माइनस का 4y बनेगा, और 4y से माइनस 4y ऐड करोगे तो कैंसिल हो जाएगा। तो इसमें 2 का गुणा करो कितना होगा 6x, केवल इतने में, इतने की बात कर रहे हैं, इतने में 2 का सब में करना है, इसमें गुणा करो पहले आराम से 6x और इसके साथ जोड़ो 7x। इक्वेशन सेकंड में 2 का गुणा करके फर्स्ट इक्वेशन में जोड़ना है, तो 2 का गुणा करेंगे 6 और 1 7, इसमें 2 का गुणा करोगे माइनस 4y में प्लस 4y कैंसिल, 2 का गुणा करोगे 14z में 2z जोड़ोगे कितना होगा 16z, और इक्वल टू क्या होगा बेटा 0। होगा कि नहीं होगा, होगा, देख सकते हैं। अगर इसमें हम 2 का गुणा कर रहे हैं 6 और 1 7, 2 का गुणा कर रहे हैं माइनस 4y प्लस 4y कैंसिल, 2 का गुणा करें 14 और 2 16z, सॉरी 16z। इक्वेशन नंबर क्या हो गई 4 हो गई, ठीक है, 3 तो हो गई ना। अब उसके बाद क्या होगा जरा ध्यान दीजिए, उसके बाद क्या कह रहा है, उसके बाद इन दोनों इक्वेशन में क्या होगा बेटा, इसमें 4 का गुणा करके इक्वेशन फर्स्ट है प्लस इक्वेशन 4 का गुणा करके इक्वेशन थर्ड में 4 का गुणा किया जाए, और किसके साथ ऐड कर दिया, इक्वेशन फर्स्ट के साथ ऐड कर दिया। इक्वेशन थर्ड में 4 का मल्टीप्लाई करके उसके साथ जोड़ दो, नहीं गलत हो, ये माइनस 4y, सॉरी y का टर्म। भाई देखो 2 इक्वेशन 3 इक्वेशन को सॉल्व करने का तरीका क्या है,
पहले ये डिसाइड कर लो कौन सा लेटर गायब करना है, क्योंकि 3 अननोन है। 3 अननोन वाली इक्वेशन को सॉल्व करने का तरीका है कोई भी 2 समीकरणों को लीजिए और डिसाइड कीजिए कि मुझे इस लेटर को हटाना है, जो आसान लग रहा है तुम्हें जल्दी से। उसके बाद ये देखो जब उस लेटर को हटाए तो किस में बना, एक्स और जेड में। फिर एक और इक्वेशन बनाओ एक्स और जेड में, लेकिन फिर वही वाई वाला लेटर हटाना होगा, फिर चाहे आसान हो चाहे डिफिकल्ट हो। देखो हमने इन दोनों में देखा यार वाई का लेटर हटाना आसान है, अगर इसमें वाई का इसमें भी हो जाएगा। इसमें कितने का गुणा करना पड़ेगा, 2 का, और घटा दीजिए, कुछ भी करिए बस हटाइए। चलो हमने थर्ड इक्वेशन में 4 का गुणा किया और इसमें इसको साथ ऐड कर दिया। इसमें 4 का गुणा करो कितना होगा, इसमें केवल इतने में, सब में करना एक एक करके, लेकिन पहले इतने में करो। 8x इसके साथ जोड़ो 9x, इसमें करो 4 का गुणा -4y इसके साथ जोड़ो कैंसिल। इसमें 4 का गुणा करो 16 2 के साथ जोड़ो 18z इक्वल टू, इसमें 4 का गुणा करो 60, 0 के साथ जोड़ोगे 60। कुछ कट रहा है, 3 से कट रहा है, 3 3 9, 3 3 9 और 3 से डिवाइड करें, 3 6 18 और 20 हो गया बेटा। 3 से भाग दे दिया, 3 से भाग देने पर ये हो गया। अब एक काम करें, इन दोनों इक्वेशनों को क्या करें, इसमें क्या किया जाए, तो एक काम करें, इधर से x की वैल्यू निकालो। x की वैल्यू कितनी होगी, 7x बराबर माइनस का 16z, या x भी काट सकते हो। तो x को, अगर x को काटना है तो क्या करेंगे, ऊपर कितने का गुणा करेंगे, 3 का, और नीचे बोलो सॉरी 7 का गुणा। ये जो कोफिशिएंट हैं इनको बराबर बना के तभी तो काट पाएंगे, तो इसमें 3 का गुणा करेंगे। इनको जो अब प्राइम नंबर है तो ये समझो इसमें 3 का गुणा, उसमें 7 में, उल्टा करना है। 3 इसके आगे तो उसमें 3 का, इसमें 7 तो दूसरे वाले में 7 का गुणा, ताकि इसमें गुणा करें 21x बनेगा, इसमें भी 21x। तो एक काम करो, 3 का गुणा करो कितना होगा, 7 3 21x, 3 का 16 के साथ मल्टीप्लाई 48z इक्वल टू 0। 7 का गुणा करेंगे 21x और ये 7 का गुणा करेंगे 42z इक्वल टू कितना होगा 140। दोनों को माइनस करेंगे, कैंसिल होगा, ये कैंसिल होगा, 42 में 48 जाएगा, 6z इक्वल टू कितना होगा -140। z बराबर -140 बटे 6, 2 7 14 0 2 3 6, z इक्वल टू कितना आ गया -70 बटे 3। मैंने कहा था कॉम्प्लिकेटेड आएगा थोड़ा सा, आ रहा है z आ रहा है, से आ रहा था कल। चलो मैंने कहा था ना एक्स वाई जेड की वैल्यू फ्रैक्शनल आएगी, होने आने दो कोई बात नहीं। फिर क्या करेंगे, पुट इन इक्वेशन 4 इक्वेशन में जब पुट करेंगे तो कितना होगा बेटा, 7x -16 इंटू माइनस का 70 बटे 3 इक्वल टू 0। तो 7x माइनस 0 6 7 42 7 6 42 7 कम 7 4 11 बटे 3 इक्वल टू 0। 7x बराबर 11 20 बटे 3। 7 से कटने की संभावना है, कटेगा भाई। देखो 7 कम 7 4 हासिल 42 7 6 42 0। x इक्वल टू 160 बटे 3। x का मान भी आ गया, z का मान भी आ गया। अब हम y का मान निकाल लेंगे, तो यहां पे लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ x एंड z इन इक्वेशन फर्स्ट। एक 160 बटे 3 4y z हो गया -70 बटे 3 इक्वल टू 0। 160 बटे 3 प्लस का 4y माइनस 140 बटे 3 इक्वल टू 0। 4y बराबर 140 बटे 3 माइनस 160 बटे 3। 4y बराबर कितना होगा, 140 में 160 घटाओ माइनस 20 बटे 3, 4 से कट करो 5। y इक्वल टू कितना होगा -5 बटे 3। y इक्वल टू -5 बटे 3। तो x y और z का मान आ गया है, x y और z का मान आ गया है। तो यहां पर लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ x y एंड z इन इक्वेशन। पुट वैल्यू नहीं करनी, अब d आ गया बस। x और y z की वैल्यू रखो। d कितना है 160 बटे 3 आई कैप, y कितना है -5 बटे 3 जे कैप, और z कितना है -70 बटे 3 के कैप।
तो फाइनली डी वेक्टर हमारा होगा 1/3 160 आई कैप माइनस का 5j कैप माइनस का 70 के कैप। ये हमारा आंसर आ गया बेटा। इस तरीके से क्वेश्चन को किया जाता है। तो ये ध्यान रखना बेटा, डी वेक्टर को आपने लेट कर लिया एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, और हम जानते हैं डी वेक्टर जो है हमारा दोनों ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों के परपेंडिकुलर है, इसलिए डी वेक्टर का ए के साथ भी डॉट 0 होगा, डी वेक्टर का बी वेक्टर के साथ भी डॉट 0 होगा। इसको नोट कर लीजिए। हो गया? कौन से नंबर में था ये 30 नंबर था। अब कौन सा नंबर आएगा? 14। चलिए आइए 14 क्वेश्चन लिखेंगे। इफ कैपिटल डी एंड कैपिटल ई आर द मिड पॉइंट्स are the midpoints of the sides AB and AC of a triangle respectively, prove that BE vector plus DC vector is equal to 3/2 BC vector। ये हमें प्रूफ करना है। देखें कैसे होगा। ये 13 है। चलो 13वां क्वेश्चन देखेंगे। देखिएगा बहुत गजब का क्वेश्चन है, कैसे होगा जरा सीखेंगे। हिंदी में बोल दें, लिखेंगे यदि D तथा E त्रिभुज ABC यदि D तथा E त्रिभुज ABC की भुजाओं AB तथा AC के मध्य बिंदु हैं, भुजाओं AB तथा AC के मध्य बिंदु हैं, तो सिद्ध कीजिए। यदि AB AC के मध्य बिंदु क्या है? D और E, तो सिद्ध करना है आपको BE वेक्टर प्लस DC वेक्टर इक्वल टू 3/2 BC वेक्टर। AB और AC के मध्य बिंदु D और E हैं। AB भुजा तथा AC भुजा के मध्य बिंदु D और E हैं, तो सिद्ध करना है BE वेक्टर प्लस DC वेक्टर इक्वल टू 3/2 BC वेक्टर। देखो इधर बेटा कैसे होगा, समझिएगा। एक हमने ट्रायंगल बनाया, बहुत इंपॉर्टेंट है। सारे सवालों को देखिए। अभी आपकी जो मेहनत है वो रंग लाएगी उस दिन जिस दिन पेपर दोगे। आपको समझ में आएगा, जो बैठ रहे हो ना यहाँ पर, कोई फालतू नहीं, बहुत गजब का आपको वहाँ पे आनंद आएगा जब पेपर दोगे। क्योंकि ये चीज़ जो पेपर के टाइम लोड पड़ेगा ना, उतना ज़बरदस्त होगा। समझोगे तभी आपको लगे ये भी कर लें वो भी कर लें, फिर वो हो नहीं पाएगा। और यहाँ पर अभी की जो मेहनत है, बस ये नोट्स तैयार हो गए हैं बस, और क्या है। अब हम जो 3 डेज क्लास बताएंगे वो भी आपके लिए बहुत आसान रहेगी क्लास। ये आप जो कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं। देखिए AB का मध्य बिंदु क्या है? D, और AC का मिड पॉइंट क्या है? E। तो सवाल में कह रहा है BE वेक्टर और DC वेक्टर। ये देखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आएगा पूरा। मतलब ये सारी जितने भी क्वेश्चन कलेक्शन है, बस ये सोच के देखें बोर्ड में आ रहा, तो देखो उसमें अपने आप आपका इंटरेस्ट इतना बहुत हाई लेवल का इंटरेस्ट जाएगा इसमें। देखिए D और E क्या होगा? AB का मध्य बिंदु D है और AC का मध्य बिंदु E है। ये तो क्या है? तो त्रिभुज ABC में सिद्ध करना ये होगा। देखिए
बीई वेक्टर प्लस डीसी वेक्टर को सिद्ध करना है 3/2 बीसी वेक्टर। जरा ये मुझे बताइए, ये मुझे बताओ बेटा, एल एम एन, मैंने आपसे ऐसी डायग्राम बताया, मैंने कहा कि कोई ये चौराहा है, ये रोड जा रही है इस तरीके से, तो चौराहा मतलब जिसमें 4 रास्ते आ रहे हैं उसको चौराहा कहेंगे, और यहां से यहां तक आप जा रहे हो, ये बीच में मान लीजिए मैदान है, ये कोई हॉस्पिटल है, बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, इतनी बड़ी बिल्डिंग है कि यहां से कोई इसको देखेगा तो दिख जाए, क्योंकि इधर मकान नहीं है, इधर मैदान है। तो कोई व्यक्ति अगर इस हॉस्पिटल में पहुंचना चाहता है तो ये सीधा रोड जाएगा, और फिर ये मोड़ है, इधर एक रास्ता है, तो ये आपका पहुंच जाएगा, यानी आप अपनी मंजिल पर पहुंच जाओगे, ऐसे जाओगे, ऐसे जाओगे। लेकिन आप डायरेक्ट भी जा सकते हो इस तरीके से, अगर आप जाओगे तो वहीं पहुंचोगे। यानी ये दोनों रास्ते वही काम कर रहे हैं जो ये शॉर्टकट रास्ता कर रहे हैं। तो ये है हमारा शॉर्टकट रास्ता। कई बार ऐसा होता है बीच में कोई मैदान है, रोड है, इधर भी है, जो खुला पार्क टाइप का या खुला मैदान टाइप का, आप देखोगे यार वहाँ जाना है, आप देख रहे हो बीच में ग्राउंड इस टाइप का बना हुआ है, आपको लग रहा है यार ऐसे जाऊँगा, ऐसे पहुँचूंगा वहाँ, डायरेक्ट ही क्यों ना ऐसे चले जाऊँ, तो ये शॉर्टकट हो गया। तो ये शॉर्टकट आपको वहीं पहुँचाएगा, दोनों आपको मिलकर पहुँचाएगी। यानी कुल मिला के कहना चाहते हैं शॉर्टकट रास्ता हमेशा 2 रास्तों के जोड़ के बराबर होता है। यहाँ पर बताइए NL हमारा शॉर्टकट रास्ता, इसका मतलब NL का मतलब N से L तक जाने का डायरेक्ट रास्ता। ये एरो लगा है N से L की ओर, एरो यहाँ पे न लगाइए, लेकिन समझ लीजिए N से L की ओर। तो NL वेक्टर क्या हो, किसके इक्वल होगा, N से L तक जाने का जो शॉर्टकट रास्ता है किसके बराबर हो। कौन से वो 2 रास्ते हैं जो आप N से चले और L पर पहुंच जाए, कौन सा, NM पहला रास्ता प्लस ML दूसरा रास्ता, बस यही है इसका सॉल्यूशन। कॉन्सेप्ट समझ लीजिए। अब देखिए, अब इसका बहुत इजी हो गया। क्या होगा बताइए, यहां पर बात करेंगे तो क्या होगा, देखिए इधर यहां पर बात करेंगे तो बीई वेक्टर, यहां पे लिखेंगे इन ट्राइंगल। आपको ये बताइए जो सिद्ध करना है उसमें बीसी वेक्टर आ रहा है, इसका मतलब ये हुआ आप इसको ये वाला फंडा अगर लगाएंगे ए बी वेक्टर प्लस बीसी वेक्टर, ये वाली ट्रिक लगाएंगे जिसमें लास्ट लेटर स्टार्टिंग लेटर सेम होता है। ये करना नहीं है तुम्हें, ये ऐसे नहीं लिखना है, ये हम फील कराने के लिए कर रहे हैं। इधर से इधर ये दिखाना चाह रहे हैं कि देखो सेम है कि नहीं है, ये चीज सेम है, तो ये सेम है, सेम लेटर गायब हो जाता है, एसी वेक्टर हो जाता है। यहां पर ऐसा नहीं है, इसका लास्ट लेटर ये हो गया। तो ऐसे सवालों को करने के लिए आपको इसे शॉर्टकट रास्ता समझना होगा। इसको निकालो, फिर दोनों को ऐड कर दो। तो हमारा टारगेट है डीई वेक्टर को निकालना, लेकिन सबसे पहले बीई वेक्टर को निकालना। सबसे पहले हम बीई वेक्टर के लिए कोई ट्राइंगल डिसाइड कर लेंगे जिसमें बीई पढ़ रहा हो। तो बीई 2 ट्राइंगल में पढ़ रहा है, एक BAE में और एक BCE में। तो कौन सा मैं ट्राइंगल लूं? आपको जब शॉर्टकट रास्ता समझना है तो कोई एक ट्राइंगल डिसाइड करना होगा, एक त्रिभुज डिसाइड करना होगा, ये वाला ट्राइंगल लेना है। आप उस त्रिभुज को लेना जिसमें आपका BC पड़े, क्योंकि आपको जो सिद्ध करना है वो क्या करना है, BC वेक्टर। अगर आप ये वाला ट्राइंगल भी लोगे तो भी हो जाएगा, लेकिन क्यों, आप जब डायरेक्ट, आप थोड़ा और मेहनत करनी पड़ेगी। डायरेक्ट साफ दिख रहा है BC वेक्टर लाना है, इसका मतलब आप लोग क्या करेंगे, BE वेक्टर के लिए वो ट्राइंगल डिसाइड करेंगे जिसमें BC वेक्टर पड़ रहा हो। तो यहां पर BE वेक्टर निकालना है, इसको निकालो, इसका सॉल्यूशन क्या, इसको निकालो, फिर दोनों को ऐड करो। तो यहां पर BE निकालने के लिए इन ट्राइंगल BCE, अगर हम त्रिभुज BCE में बात करेंगे तो BE वेक्टर किसके इक्वल होगा, शॉर्टकट रास्ता किसके इक्वल होगा बताइए, 2 रास्तों के जोड़ के बराबर। BC वेक्टर पहला रास्ता प्लस दूसरा रास्ता क्या होगा, CE वेक्टर। और आपको बता दें BC वेक्टर प्लस CE वेक्टर को लिख सकते हैं 1/2 CA वेक्टर। ये एक्सप्लेनेशन देना होगा कि CE वेक्टर को क्या कर सकते हैं, आधा है किसका, पूरी लंबाई का, क्योंकि ये सवाल में लिखा हुआ है मध्य बिंदु, मिड पॉइंट, पॉइंट टू बी नोटेड। मध्य बिंदु का मतलब ये 5 है तो ये 5 होगा फील करने के लिए, 6 है तो ये 6 होगा, ये 10 है तो ये भी 10 होगा, बराबर होगा दोनों के दोनों। तो हम 5-5 समझ लेते हैं। तो ये लंबाई, पूरी लंबाई 10 है तो 10 की क्या है, ये लंबाई आधी है। तो ये देखो, ये पूरी लंबाई है CA, ये बराबर नहीं है, 5 है 10 है, तो ये वाली क्या है, पूरी लंबाई का आधा है, तो इसलिए 1/2 है CA वेक्टर। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन बन गई। ये हमने BE वेक्टर को निकाल लिया। अब हम निकालेंगे कौन सा, DC वेक्टर को निकालें। DC वेक्टर के लिए कोई ट्राइंगल डिसाइड कर लेते हैं इन ट्राइंगल DBC में। अगर DBC में बात करेंगे तो DC वेक्टर क्या होगा बेटा,
डीसी वेक्टर क्या होगा, डीसी हमारा शॉर्टकट रास्ता है, शॉर्टकट रास्ते का मान हमेशा दो रास्तों के जोड़ के बराबर है। कौन सा वो रास्ता है जो आपको डी से सी पहुंचा दे, ये वाला ट्राइंगल लोगे या ये वाला बीसी जिसमें पड़ रहा है, तो बताइए डी से सी तक जाने के कौन से वो दो रास्ते जो आपको डी से सी पहुंचा दे, बताइए कौन सा रास्ता। पहला रास्ता डीबी वेक्टर प्लस दूसरा रास्ता क्या होगा बेटा, बीसी वेक्टर। और ये बताइए जो डीबी है, डीबी ये भी मध्य बिंदु है तो ये 5 है तो ये भी 5 होगा, यानी ये जो डीबी है हमारा, ये जो डीबी है ये पूरी लंबाई का आधा होगा, पूरी लंबाई का मतलब ए बी वेक्टर आधा होगा बेटा। तो ये होगा 1/2 ए बी वेक्टर प्लस बीसी वेक्टर। तो ये हमारा क्या होगा बेटा, ये हमारा डीसी वेक्टर होगा। ये क्वेश्चन नंबर सेकंड हो गई, समीकरण नंबर 2 हो गया। अब क्या करेंगे, इसके बाद दोनों इक्वेशन को ऐड कर देंगे, इक्वेशन फर्स्ट प्लस इक्वेशन सेकंड, दोनों इक्वेशन को जोड़ दोगे। जब दोनों इक्वेशन को ऐड करोगे तो बीई वेक्टर प्लस कितना होगा बेटा, डीसी वेक्टर, दोनों को जोड़ोगे तो कितना होगा बेटा, बीसी वेक्टर प्लस 1/2 सीए वेक्टर और प्लस इसके बाद कितना होगा 1/2 एबी वेक्टर प्लस कितना होगा बेटा बीसी वेक्टर। बीसी वेक्टर में बीसी वेक्टर को जोड़ोगे तो कितना होगा 2 टाइम्स बीसी वेक्टर, 1/2 इन दोनों से कॉमन लोगे तो यहां पर आएगा 1/2 सीए वेक्टर प्लस एबी वेक्टर। और यहां पर बहुत गजब का कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है, 2 टाइम्स बीसी वेक्टर प्लस 1/2 लास्ट लेटर स्टार्टिंग लेटर सेम है, सेम लेटर गायब हो जाएगा तो ये कितना होगा सीबी वेक्टर। और आप अच्छे से जानते हैं 2 बीसी वेक्टर माइनस 1/2 बीसी वेक्टर, बी को पहले सी को बाद में, और ये 2 एलसीएम लोगे तो 2 दूनी 4 बीसी वेक्टर माइनस बीसी वेक्टर, और ये कितना होगा बेटा, ये हो जाएगा बीई वेक्टर प्लस डीसी वेक्टर इज इक्वल टू कितना होगा बेटा, 4 में 1 घटाओगे 3/2 बीसी वेक्टर। ये हमें सिद्ध करना था, हैंस प्रूव्ड, यही आपको सिद्ध करना था। ठीक है, ये हो गया बेटा, ध्यान दीजिएगा, इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते। तो ये देख लीजिए, बीई को शॉर्टकट रास्ता समझा, डीसी को शॉर्टकट रास्ता समझा, दोनों रास्तों का जोड़ क्या होगा, इन दोनों शॉर्टकट रास्तों को जोड़ दिया, दोनों को बीई वेक्टर और डीसी वेक्टर दोनों को ऐड कर दिया, और देख सकते हैं यहां पर कितना होगा 3/2 बीसी वेक्टर के इक्वल होगा, सिद्ध हो गया, हैंस प्रूव्ड, यही सिद्ध करना था। जल्दी से नोट कर लीजिए। चलिए आगे लिखेंगे। नोट हो गया, चलिए आगे लिखेंगे। बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है दूसरा भी, ये दोनों ऐसे बहुत हाई चांस है इनके आने के। लिखिएगा दूसरा क्वेश्चन, ये 2 रूप में पूछा जा सकता है। मतलब दिक्कत ये होती है कि अगर ये वाला क्वेश्चन आप कर लेते तो जो दूसरा रूप है वो भी हो जाएगा, जबकि वो अलग लगता है इससे, उसमें कुछ, इसमें 3AD लाना, उसमें 6AG। तो अब देखिए कैसे होगा, लिखेंगे ABCDEF इज ए रेगुलर हेक्सागन, जिसे हम समषटभुज कहेंगे। फोर्सेस बल सदिश होता है, ये बल है, ए बी वेक्टर, ए सी वेक्टर, ए डी वेक्टर, ए ई वेक्टर एंड एक्ट, ए ई वेक्टर एंड ए एफ वेक्टर एक्ट ऑन द पॉइंट ए, prove that their resultant is 3 times AD वेक्टर। कैसे होगा जरा देखेंगे। थ्री टाइम्स AD वेक्टर के बराबर प्रूफ करना है।
देखिए बेटा कैसे होगा, ए बी सी डी ई एफ इज ए रेगुलर हेक्सागन, फोर्सेस ए बी वेक्टर कॉमा ए सी वेक्टर कॉमा ए डी वेक्टर कॉमा ए ई वेक्टर एंड ए एफ वेक्टर एक्ट ऑन द पॉइंट ए, प्रूव दैट दियर रिजल्टेंट इज 3AD। लिख सकते हो, हिंदी में लिखो, ए बी सी डी ई एफ एक समषटभुज है, बल ए बी वेक्टर कॉमा ए सी वेक्टर कॉमा ए डी वेक्टर कॉमा ए ई वेक्टर तथा ए एफ वेक्टर बिंदु ए पर कार्य करते हैं। बल ए बी वेक्टर कॉमा ए सी वेक्टर कॉमा ए डी वेक्टर कॉमा ए ई वेक्टर तथा ए एफ वेक्टर बिंदु ए पर कार्य करते हैं। तो सिद्ध कीजिए कि उनका परिणामी ए बी सी डी ई एफ एक समषटभुज है, बल ए बी वेक्टर कॉमा ए सी वेक्टर कॉमा ए डी वेक्टर कॉमा ए ई वेक्टर तथा ए एफ वेक्टर बिंदु ए पर कार्य करते हैं। सिद्ध कीजिए कि उनका परिणामी 3AD वेक्टर है। दूसरे रूप में क्या पूछा जा सकता है, ए बी सी डी ई एफ इज ए रेगुलर हेक्सागन, प्रूव दैट ए बी वेक्टर कॉमा ए सी वेक्टर कॉमा ए डी वेक्टर कॉमा ए ई वेक्टर प्लस ए एफ वेक्टर इज इक्वल टू 6 times ए जी वेक्टर, वेयर G is the center of the hexagon। जहां G क्या है, समषटभुज का रेगुलर हेक्सागन। अब देखो वो सवाल और ये सवाल अलग लग रहा है, जबकि एक ही क्वेश्चन हो। ए बी सी डी ई एफ इज ए रेगुलर हेक्सागन, तो सिद्ध करना है। अब देखो कैसे होगा, जरा ध्यान, गजब का क्वेश्चन है। देखिए बेटा कैसे होगा, देखो सबसे पहले आप बच्चों को ये समझना है, ए बी सी डी ई एफ एक समषटभुज है और क्वेश्चन में सिद्ध करना है इनका जो परिणामी है, परिणामी का मतलब रिजल्टेंट 3AD वेक्टर के इक्वल होगा। रिजल्टेंट आप जानते हो, अगर मैंने कहा 3 वेक्टर हैं, ए वेक्टर बी वेक्टर और सी वेक्टर, बताओ इनका रिजल्टेंट क्या होगा। रिजल्टेंट का मतलब है परिणामी, इनका परिणामी क्या होगा बताओ। इनका परिणामी तीनों का समेशन, तीनों वेक्टर का जो जोड़ है उसी को हम क्या कहेंगे, इनका रिजल्टेंट कहेंगे, यानी परिणामी कहेंगे। चलिए अब देखिए कैसे होगा, तीनों का परिणामी सिद्ध करना है वो उसके बराबर। चलिए भाई पहले समषटभुज बनाते हैं। समषटभुज कैसे बनाते हैं, देखो समषटभुज बनाने के लिए ऐसे एक लाइन खींची, इसमें तिरछा ऐसे कर देना, फिर इसी तरह से ले जाना, ये बन गया समषटभुज। ये हो गया ए बी सी डी ई एफ। देखो 6 भुजाएं, 1 2 3 4 5 6, और ए बी वेक्टर ए से बी की ओर एरो लगा दिया, ए सी वेक्टर ए से सी की ओर लगा दिया, ए डी वेक्टर ए से डी की ओर लगा दिया, ए ई वेक्टर ए से ई की ओर लगा दिया, ए एफ वेक्टर ए से एफ की ओर लगा दिया। तो यहां पर लेफ्ट हैंड साइड लोगे कितना होगा बेटा, ए बी वेक्टर प्लस ए सी वेक्टर प्लस ए डी वेक्टर प्लस ए ई वेक्टर प्लस ए एफ वेक्टर। देखिए ये हमें सिद्ध करना है। अगर मान लीजिए ऐसा सवाल आके आ रहा है कि सिद्ध कीजिए, तो ये लिखेंगे हमें सिद्ध करना, वी हैव टू प्रूव दैट, हमें सिद्ध करना होगा, यानी हमें सिद्ध करना है। तो ये पहले टारगेट बना लेते भाई, हमें सिद्ध करना है, इसके बराबर ये परिणामी आना चाहिए, वी हैव टू प्रूव दैट। ये ठीक है, चलिए अब हमने ले लिया ये, अगर हमें सिद्ध करना है तो भाई ये हमारी लेफ्ट साइड हो गई, वो हमारी राइट साइड हो गई। तो हम इससे शुरुआत करते हैं, ए बी वेक्टर प्लस ए सी वेक्टर प्लस ए डी वेक्टर प्लस ए ई वेक्टर प्लस और ए एफ वेक्टर। तो ये सवाल आपको दिक्कत देगा। अच्छा ये वाली बताइए ट्रिक क्या लगेगी, क्यू डी वेक्टर प्लस डी एम वेक्टर, इसमें क्या ट्रिक बताई थी, लास्ट लेटर स्टार्टिंग लेटर सेम है, ध्यान रखिएगा, लास्ट लेटर स्टार्टिंग लेटर सेम है तो सेम लेटर गायब हो जाएगा और ये क्यू एम वेक्टर के इक्वल हो जाएगा। यहां पर एक काम करो, सब
इसका लास्ट लेटर बी, अरे सबके शुरुआत में ए है, हो ही नहीं पाएगा। तुम बी ढूंढो, बी दिखे, सबके शुरुआत में ए दिख रहा है, देख लो। अब एक काम करो, समषटभुज और समांतर चतुर्भुज में एक खास बात होती है, जो जो आपको वेक्टर दी उनके जो समांतर है उसकी जगह वो रख दीजिए। जैसे ए बी वेक्टर है, ए बी वेक्टर ई डी के पैरेलल है, तो ए बी की जगह आप दो काम कीजिए, एक तो ए बी भुजा है, जो भुजा है उसकी जगह दूसरी भुजा रख दीजिए जो उसके समांतर है। ए बी वेक्टर की जगह ई डी वेक्टर रख देंगे। एक काम कीजिए, एक तो ए बी भुजा है, और भी कोई भुजा दिख रही है? ए सी है नहीं भुजा, ए डी भी है नहीं भुजा, ए ही है, और ए एफ भी भुजा है। ए एफ की जगह भी क्या रख देंगे? ए एफ की जगह क्या रख दिया बेटा? सी डी वेक्टर। ऐसा इसलिए किया है, चलिए रख देते हैं। तो ए बी वेक्टर की जगह ई डी वेक्टर लिख दिया, और ये होगा ए सी वेक्टर प्लस ए डी वेक्टर प्लस और ए ई वेक्टर प्लस ए एफ की जगह कितना रख दिया बेटा? ए एफ की जगह रख दिया सी डी वेक्टर। अच्छा, ऐसा इसलिए एक्सप्लेनेशन दिया होता है ना, ये हम ब्रैकेट में इसलिए लिख देते हैं क्योंकि स्टूडेंट सोचेगा यार ए बी था, ई डी कहाँ गया, तो ब्रैकेट में एक्सप्लेनेशन दिया, भैया वो ए बी की जगह मैंने ए डी रख दिया, इसलिए आपको ए बी वेक्टर नहीं दिख रहा है। जहां पर ए एफ था उसकी जगह मैंने सी डी रख दिया, इसलिए आपको ए एफ नहीं दिखाई दे रहा है। तो ये उसका एक्सप्लेनेशन हो जाता है, ठीक है, इसलिए करना पड़ता है। अब एक काम करेंगे, ए ई वेक्टर यानी जिसके लास्ट में ई था और जिसके स्टार्टिंग में ई है, दोनों को एक दूसरे के बगल में लिखो, और ए सी इसके लास्ट में सी है और इसके स्टार्टिंग में सी है, तो उसको एक दूसरे के बगल में लिखो। और एडी वेक्टर को डिस्टर्ब नहीं करना है क्योंकि हमें 3 एडी चाहिए, एक एडी अवेलेबल है, 2 एडी और बन जाए तो 2 एडी के साथ एक एडी ऐड होगा तो 3 एडी बन जाएगा, इसलिए एडी वेक्टर को डिस्टर्ब ना कीजिए। अब क्या होगा इसके बाद? इधर क्या होगा? लास्ट लेटर स्टार्टिंग लेटर सेम है तो सेम लेटर गायब, एडी वेक्टर हो गया। इधर लास्ट लेटर स्टार्टिंग लेटर सेम है, सेम लेटर गायब, एडी वेक्टर हो गया। और एडी वेक्टर में एडी वेक्टर होगा तो कितना होगा? 3 एडी वेक्टर। सर हो गया? मान लीजिए अभी ये वाला ऊपर वाला हो गया, नीचे वाला कैसे होगा? देखो समषटभुज का केंद्र ये होता, बिल्कुल मध्य बिंदु। जितने भी होंगे ये इस वाले, मतलब ये जो दोनों इसको मिला दिया, ये वाला जो है, ये जो आपके डायगोनल्स हैं इनका ये होता समषटभुज, ये मध्य बिंदु होता है। तो एक काम करो, अगर वो प्रूफ करना है, ये तो यहाँ तक प्रूफ हो गया, अगर वो प्रूफ करना है तो एडी वेक्टर की जगह क्या रखेंगे? एजी के बराबर होगा? नहीं। एजी के बराबर होगा? नहीं। बताइए एडी वेक्टर क्या एजी के बराबर होगा? नहीं। वो एडी हाफ नहीं होगा, वो दुगना होगा, दुगना होगा। एडी 10 है तो एजी 5 है तो 2 का गुणा करेंगे 10, यानी एडी वेक्टर जो होगा वो एजी वेक्टर का क्या होगा बेटा? डबल होगा। ये जो एडी वेक्टर है एजी वेक्टर का डबल होगा। तो यहां पर कितना रख दिया? एडी वेक्टर की जगह कितना रख दिया? 2 एजी वेक्टर, और 3 का 2 के साथ गुणा करोगे 6 एजी वेक्टर इक्वल टू क्या होगा बेटा? राइट हैंड साइड हैंस प्रूव्ड। यही हमें सिद्ध करना था, यही हमें सिद्ध करना है बेटा। बहुत गजब का क्वेश्चन है ये। आपका 2 एजी वेक्टर रख दिया और देखो हो गया सिद्ध। अरे भैया जो ऊपर वाला कर सकता है वो नीचे वाला सवाल भी कर सकता है, लेकिन देखने में कहीं भी देखो एक जैसे नहीं लग रहे। वहां बल कह रहा है, यहाँ बल नहीं कह रहा। बात वही है, वेक्टर का मतलब बल है, जो सदिश है वो फोर्स भी वेक्टर क्वांटिटी है। वहाँ रिजल्टेंट बोला है, यहाँ उनका समीशन लिखा है, तो बात तो वही हुई। वेक्टर का जो रिजल्टेंट है वो किसको कहा जाता है? उन सबके जोड़ को सदिशों का परिणामी कहा जाता है। तो यहाँ पर जो आंसर आएगा वो हमारा 3 AD उसका पहले वाले का और दूसरे वाले का 6 AG। ये लेकिन पहले वाला जो हमने किया है उसी को थोड़ा सा हल्का सा, केवल बताओ इतनी ज्ञान ना होने के कारण ये सवाल हो सकता है बहुत लोग छोड़ दें, कहेंगे यार ये वाला तो कराया नहीं सर ने, ऊपर वाला तो सवाल कराया था। क्योंकि वास्तव में ऊपर और नीचे वाले सवाल में डिफरेंस है बहुत ज़्यादा, लग रहा है पढ़ने में लग रहा है, लेकिन अगर आप कॉन्सेप्ट देखोगे उसमें भी हेक्सागन बोला है, इसमें भी रेगुलर हेक्सागन बोला है, उसमें भी समषटभुज, उसमें भी समषटभुज। बस उसमें ये क्या है? परिणामी बोला है। यहाँ पे परिणामी आ तो रहा है 3 AD, लेकिन फिर ये उसमें समषटभुज केंद्र नहीं बोला, तो इसलिए थोड़ा दिक्कत हो रही। लेकिन क्वेश्चन दोनों सेम है, ऊपर वाला कर लोगे तो नीचे वाला भी कर लो, इसलिए आप उसको नोट करें साथ में और लिख के ये वाला भी नोट करें अथवा। ठीक है, हो गया? बोलो कौन सा नंबर था ये? 14 नंबर था ना, ये वाला 15वां था। चलिए अब हम डालेंगे 16 नंबर। सिक्सटीन नंबर लिखेंगे 16। अच्छा एक चीज जरा ध्यान दीजिएगा,
अच्छा 15, चलो ठीक है 15 लिख दो। देखो जरा ध्यान दीजिएगा, ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। देखो आप अगर सवाल लगा रहे हैं तो आपके लिए हर क्वेश्चन डिफरेंट है, लेकिन हमें इतना अनुभव, इतना ज्ञान है, हम हो सकता है वो जो 10 सवाल तुम मेहनत कर रहे हो उस एक सवाल से ही वो 10 सवालों का ज्ञान भी आपको दे दे। जैसे आपने देखा ये वाला क्वेश्चन था, बिल्कुल सिमिलर वही हो गया, थोड़ा बताना पड़ा। वैसे ही एक स्पेशल टाइप के सवाल कभी कभी आ जाते हैं। सिद्ध कीजिए त्रिभुज समबाहु है, इक्विलेटरल है, सिद्ध कीजिए ट्राइंगल आपका आइसोसेलेस है, समद्विबाहु, सिद्ध कीजिए ट्राइंगल आपका राइट एंगल है, समकोणीय है। इन सवालों को सिद्ध करने का क्या ढंग है, इसका कॉन्सेप्ट समझ लीजिएगा। आपको चाहे सवाल जैसा आ जाए आप कर लोगे। सिद्ध कीजिए त्रिभुज समकोणीय होगा, सिद्ध कीजिए त्रिभुज समद्विबाहु होगा, सिद्ध कीजिए त्रिभुज समद्विबाहु समकोणीय होगा, आइसोसेलेस राइट एंगल होगा, सिद्ध कीजिए त्रिभुज इक्विलेटरल यानी समबाहु होगा। ये सारे सवालों का आप जवाब मिल जाएगा। आप केवल मात्र इस कॉन्सेप्ट को समझ लें। दूसरा सवाल ये पीडीएफ में मिलेगा आपको, उसको नोट कर लेना, उसको मतलब अपना ढूंढ लेना, पूरे सारे कंप्लीट होने चाहिए। जब आप क्वेश्चन देखोगे पीडीएफ के तो आप खुद ही देखोगे यार ये तो बता दिया सर ने, उसको टिक लगाते रहिए कौन कौन से हो गए। चलिए आप देखेंगे, देखिए इधर इसमें 3 सवाल हमने रखे हैं इसमें पीडीएफ, जिसमें आपको एक है इक्विलेटरल सिद्ध कीजिए, एक है राइट एंगल सिद्ध कीजिए, एक है आइसोसेलेस और एक है आइसोसेलेस राइट एंगल। अगर वो आइसोसेलेस बोल रहा है तो वो भी हो जाएगा। हम एक कॉन्सेप्ट समझाएंगे एक सवाल के माध्यम से और आप सारे क्वेश्चन सॉल्व कर ले। देखिए क्या होता है, ट्राइंगल का नेचर कैसे पता चलता है, कैसे पता चलेगा वो ट्राइंगल इक्विलेटरल है, कैसे पता चलेगा ट्राइंगल आइसोसेलेस है, कैसे पता चलेगा ट्राइंगल आपका राइट एंगल है। बता सकता कोई? उसकी भुजाओं से पता चलेगा। उसकी जो साइड की लेंथ है वो हमें बता दीजिए, हम तुरंत बता देंगे ट्राइंगल हमारा किस नेचर का होगा। जैसे मान लीजिए एक ट्राइंगल एबीसी है, एबीसी हमारा ट्राइंगल है। देख लो, अगर इसकी पहली भुजा की बात करेंगे, मान लीजिए अगर मैंने कहा 6 आ रही है, दूसरी भुजा की बात करेंगे मान लीजिए वो भी 6 आ रही है, और तीसरी भुजा की बात करेंगे मान लीजिए वो भी 6 आ रही। सुन लीजिए, तीनों साइड की लेंथ अगर इक्वल आ रही है, तीनों भुजाओं की लंबाई अगर बराबर आ रही है, इसका मतलब ट्राइंगल क्या है? बोलो, समबाहु त्रिभुज। एक 16 आ रही है, अब क्या होगा? समद्विबाहु। यानी नाम से समझ में आ रहा है समद्विबाहु, 2 भुजाएं बराबर, सम मतलब समान है, द्विबाहु यानी 2 भुजाएं, इसलिए क्या नाम पड़ गया? समद्विबाहु। आइसोसेलेस ट्राइंगल, इक्विलेटरल यानी इक्वल है, समबाहु समान है भुजाएं, सभी भुजाएं तो समबाहु त्रिभुज। और समकोणीय राइट एंगल ट्राइंगल, वो कैसे पता चलेगा? देखो इधर, उसका बहुत इजी तरीका है, उसका बहुत आसान तरीका है। जो सबसे बड़ी भुजा है उसका वर्ग करेंगे, 100 आ रहा है, और बाकी दोनों भुजाओं के वर्ग करके जोड़ देंगे, 36 आ रहा है, 64 आ रहा है, ये कितना होगा बेटा? 100 आ गया। तो ये आपको ध्यान रखिएगा, तो किसी एक भुजा का वर्ग, बड़ी भुजा का वर्ग 2 भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर होगा, तो ट्राइंगल आपका क्या होगा? और राइट एंगल होगा, त्रिभुज आपका समकोणीय होगा। चलिए आइए लिखेंगे, इफ द पोजीशन वेक्टर of the vertices A, B and C are respectively given by 2i cap minus j cap plus k cap, comma I cap minus 3j cap minus 5k cap and 3i cap minus 4j cap minus 4k cap, so that triangle is right angled. ठीक है, सिद्ध करना है त्रिभुज समकोणीय होगा, सिद्ध करना है त्रिभुज क्या होगा?
समकोणीय, क्योंकि ये समकोणीय वाला ही थोड़ा दिक्कत करता है, बाकी तो दोनों आसान हो गए। तीनों भुजाएं समान दिखेगी, इक्विलेटरल हो जाएगा। दो भुजा इक्वल दिखेगी, ट्राइंगल आपका आइसोसेलेस हो जाएगा। राइट एंगल ट्राइंगल कैसे सिद्ध होगा, आइए समझते हैं इस बात को। 5 नंबर क्वेश्चन बहुत जबरदस्त। सर राइट एंगल ट्राइंगल बना दे, हमें मालूम थोड़ा ट्राइंगल, हमें तो सिद्ध करना है। अभी हम ऐसे रफ डायग्राम बना देते हैं। इसका पोजीशन वेक्टर दिया है 2i कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप, और बी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर दिया है i कैप माइनस 3j कैप माइनस 5k कैप, और सी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर दिया है 3i कैप माइनस 4j कैप माइनस 4k कैप। हो जाना चाहिए बेटा। क्या कैसे लिखेंगे, पहले क्या लिखेंगे, ए का पोजीशन वेक्टर मतलब ओ ए वेक्टर। किसी का भी स्थिति सदिश की बात की जाती है, किसी के भी पोजीशन वेक्टर की बात की जाएगी तो क्या करेंगे, ओ से ज्वाइन करेंगे उसको। तो ओ ए का पोजीशन वेक्टर कितना होगा, 2i कैप माइनस का जे कैप प्लस के। बी का पोजीशन वेक्टर क्या होगा बेटा, i कैप माइनस 3j कैप माइनस 5k कैप। सी का पोजीशन वेक्टर क्या होगा बेटा, 3i कैप माइनस 4j कैप माइनस 4k कैप। सबसे पहले क्या निकाल लें, कोई दो भुजाएं निकाल लेते हैं। कौन सी निकाल लें, ए बी कहो चाहे बी ए कहो, ए बी निकाल लेते हैं और ए सी निकाल लेते हैं, और बी सी और ए सी, इनको वेक्टर फॉर्म में निकालें। अच्छा ये बताइए, ए बी वेक्टर अगर आपका वेक्टर फॉर्म में आ जाएगा, बोलो अरे कैसे आएगा, ओ बी माइनस ओ ए से। अच्छा ये बताओ, ए बी वेक्टर आएगा तो फिर क्या करेंगे हम, हमें तो उसकी लंबाई चाहिए, तो किसी वेक्टर की लंबाई निकालने का मतलब क्या, उसका मॉड निकाल लीजिए, बस यही काम करना। कॉन्सेप्ट को समझिए कितना आसान है। ए बी वेक्टर निकालेंगे, उसका मॉड यानी उसकी भुजा की लंबाई आएगी, बी सी वेक्टर निकालेंगे, उसका मॉड उसकी लंबाई आ जाएगी, ए सी वेक्टर निकालेंगे, उसका मॉड उसकी लंबाई आ जाएगी, और जब तीनों की लेंथ आ जाएगी उसके बाद ही हम डिसाइड कर पाएंगे ट्राइंगल हमारा किस नेचर का है। ठीक है, तो यहां पर ए बी क्या होगा, सेकंड लेटर माइनस फर्स्ट लेटर, दोनों के स्टार्टिंग में बेटा ओ आ जाएगा। ओ बी वेक्टर क्या होगा, आई कैप माइनस 3j कैप माइनस का 5k कैप। ओ ए वेक्टर कितना होगा बेटा, 2i कैप माइनस का j कैप प्लस k कैप। तो यहां पर i कैप माइनस 3j कैप माइनस का 5k कैप, माइनस का मल्टीप्लाई करोगे माइनस माइनस प्लस का j कैप माइनस का k कैप। तो i कैप में 2i कैप जाएगा, माइनस i कैप, 3j कैप में j कैप जोड़ोगे 2j कैप, और माइनस 5 में माइनस 1 जोड़ोगे माइनस 6k कैप। तो ये हमारा क्या होगा, ए बी वेक्टर हो जाएगा। तो बताइए इसका मॉडुलस कितना होगा बेटा, ए बी वेक्टर का मॉडुलस कितना होगा, अंडर रूट कितना होगा, -1 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर प्लस -6 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर आ गया 1 का स्क्वायर, 1 प्लस का 4 प्लस का 36, 36 और 4 40 और 1 41, रूट 41। ए बी वेक्टर का मॉडुलस, ए बी वेक्टर का मॉडुलस। बी सी वेक्टर का मॉडुलस क्या होगा, सी माइनस का बी, दोनों के स्टार्टिंग में ओ लिख दोगे। ओ सी वेक्टर कितना है बेटा, ओ सी वेक्टर है 3i कैप माइनस का 4j कैप माइनस का 4k कैप, माइनस ओ बी वेक्टर कितना होगा बेटा, i कैप माइनस 3j कैप माइनस 5k कैप। माइनस का मल्टीप्लाई करोगे 3i कैप माइनस का 4j कैप माइनस 4k कैप माइनस i कैप माइनस माइनस प्लस 3j कैप माइनस माइनस प्लस 5k कैप। तो यहाँ पर कितना होगा बेटा, इसके बाद बी सी वेक्टर क्या होगा, भुजा। तो 3i कैप में माइनस i कैप जोड़ोगे 2i कैप, माइनस 4 में 1 जोड़ोगे माइनस का j कैप, और माइनस 4 में 5 जोड़ोगे प्लस का k कैप। तो ये कितना होगा बेटा, बी सी वेक्टर का मॉडुलस अंडर रूट 2 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। तो ये कितना होगा बेटा, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1 यानी 4 और 1 5 और 1 6, रूट 6 ये दूसरी भुजा हो जाएगी बेटा। चलिए और एक और भुजा कौन सी निकाल लें, देखो कितना आसान है यार। सी सेकंड लेटर माइनस फर्स्ट लेटर, दोनों के स्टार्टिंग में ओ लिख दिया। ओ सी वेक्टर कितना है, ओ सी वेक्टर देखिए 3i कैप माइनस का 4j कैप माइनस का 4k कैप माइनस ओ ए कितना है बेटा, 2i कैप माइनस का j कैप प्लस का k कैप। 3i कैप माइनस का 4j कैप माइनस का 4k कैप माइनस का 2i कैप प्लस का j कैप माइनस का k कैप। ए सी वेक्टर कितना होगा बेटा, 3i कैप में 2i कैप जाएगा, i कैप माइनस 4 में 1 जोड़ोगे माइनस 3j कैप, माइनस 4 में -1 माइनस 5k कैप,
तो यहाँ पर AC वेक्टर का मॉडुलस आ जाएगा अंडर रूट 1 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर प्लस -5 का स्क्वायर। तो ये होगा 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25। AC वेक्टर का मॉडुलस कितना होगा 34 और 1 रूट 35। तो एक काम करेंगे, जो सबसे बड़ी भुजा है रूट 41 उसका वर्ग कर देते हैं। रूट 41 का वर्ग कितना होगा, ये ए बी रूट 41 है, इसका वर्ग करेंगे कितना होगा, मॉडुलस ऑफ ए बी स्क्वायर होगा 41। बाकी दोनों भुजाओं का वर्ग करेंगे कितना होगा, बी सी वेक्टर के मॉड का स्क्वायर प्लस ए सी वेक्टर के मॉड का स्क्वायर इक्वल टू रूट 6 का स्क्वायर 6, 35 का स्क्वायर 35 और ये मॉडुलस ऑफ बी सी का स्क्वायर प्लस मॉडुलस ऑफ ए सी का स्क्वायर इक्वल टू 41। तो यहाँ से कहेंगे मॉडुलस ऑफ बी सी का स्क्वायर प्लस मॉडुलस ऑफ ए सी का स्क्वायर इक्वल टू कितना होगा, मॉडुलस ऑफ ए बी का स्क्वायर। ये आपका सिद्ध हो गया। हैंस प्रूफ, मतलब अब लिखेंगे अतः दिया गया त्रिभुज क्या है, एक समकोणीय त्रिभुज है, यानी हैंस द गिवन ट्राइंगल इज ए राइट एंगल ट्राइंगल। देखो कितना सिद्ध हो गया। इसका मतलब इक्विलेटरल भी बहुत इजी है। अरे यार तीनों साइड बराबर हो जाते तो सिद्ध हो जाता, इक्विलेटरल ट्राइंगल है। और अगर आइसोसेलेस प्रूफ करना है तो 3 भुजा में 2 भुजाओं की लंबाई निकाल लीजिए, हो गया आइसोसेलेस। कितना इजी क्वेश्चन है। चलिए आगे देखिए, ऐसा ही एक क्वेश्चन है। कौन सा नंबर था ये, 16 था सर कि 15 ही था, 15 ही था। चलिए आपके जो सीट है, जो PDF है उसमें 16वां क्वेश्चन, सॉरी 15वां क्वेश्चन है। इक्विलेटरल प्रूफ करना है, समबाहु प्रूफ करना है। चलिए आगे लिखेंगे। नेक्स्ट, प्रूफ दैट द पॉइंट्स, कौन सा 16वां ना। अब इसको जरा ढंग से समझना बेटा, ये समझ लीजिए, सब बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है। ये देखो ऐसे सवाल भी आपने किया होगा लेकिन याद नहीं होगा। ये दिया है आई कैप -3j कैप प्लस 5k कैप एंड -9j कैप प्लस 6k कैप आर कोलिनियर। देखिए लिखिए, सिद्ध कीजिए कि बिंदु 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप कॉमा i कैप -3j कैप प्लस 5k कैप तथा -9j कैप प्लस 6k कैप बिंदु संरेखीय हैं। यह हमें सिद्ध करना है कि पॉइंट्स हमारे कोलिनियर हैं। ये हमें प्रूव करना है कि पॉइंट्स कैसे हैं, कोलिनियर। क्या सिद्ध करना है, बिंदु कैसे हैं, संरेखीय हैं। संरेखीय मतलब एक ही रेखा में। अच्छा, इसको करने का कोई सर तरीका बताइए जिससे मैं इसे सिद्ध कर सकूं। इस कॉन्सेप्ट को जरा समझिएगा, बस मतलब तरीका समझ लो, पूरा बहुत डेप्थ में नहीं बताने की जरूरत है। बस ये क्या कर लें जिससे सिद्ध हो जाएगा बिंदु संरेख है, कोलिनियर है। क्या कर लें हमेशा जिससे ये प्रूव हो जाएगा पॉइंट्स क्या है, कोलिनियर है। देखिए इधर समझिएगा, क्या कर लें जिससे सिद्ध हो जाएगा कि पॉइंट्स कोलिनियर है। देखो इधर बेटा, इसको कैपिटल ए पॉइंट कह देना, इसको कैपिटल बी कैपिटल सी। आप ए भी निकालना, केवल बी सी निकालना बस। और ये चीज आ जानी चाहिए, या तो ये आ जाए या ये आ जाए, कुछ भी आ जाए। बी सी इक्वल टू म्यू टाइम्स। बात को समझिए, 3 पॉइंट्स अगर कोलिनियर हैं, 3 बिंदु अगर संरेख हैं, फिर से समझ लीजिएगा बेटा, 3 बिंदु अगर संरेख हैं तो या तो आपका 3 पॉइंट्स
कोलिनियर है, ए बी वेक्टर इक्वल टू लेमडा टाइम्स बी सी वेक्टर होगा, या बी सी वेक्टर इक्वल टू म्यू टाइम्स ए बी वेक्टर होगा। ए बी वेक्टर इज इक्वल टू लेमडा टाइम्स बी सी वेक्टर होगा, या ए बी बी सी वेक्टर इज इक्वल टू म्यू टाइम्स ए बी वेक्टर होगा। ये चीज होनी चाहिए, इन दोनों में से कोई एक चीज आ जानी चाहिए। ये लेमडा और म्यू नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी हो सकता है, फ्रैक्शनल नेगेटिव कुछ भी हो सकता है। देखिए कैसे आएगा, जरा ध्यान देना बेटा, बहुत इजी तरीका है। कैसे करोगे जरा समझिएगा। 3 पॉइंट्स कोलिनियर है, कैसे प्रूव होगा? 2i कैप प्लस का 3j कैप प्लस 4k कैप। दूसरा पॉइंट है बी, i कैप माइनस 3j कैप प्लस 5k कैप। तीसरा पॉइंट है सी, माइनस 9j कैप प्लस 6j कैप। ये हो गया बेटा, देखिएगा ये पॉइंट्स हमारे कोलिनियर है, सिद्ध करना है। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, सॉल्यूशन ओ ए वेक्टर क्या लिखोगे, ए का पोजीशन वेक्टर 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप। बी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर क्या होगा, i कैप माइनस 3j कैप प्लस 5k कैप। सी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर क्या होगा, माइनस 9j कैप प्लस 6k कैप। तो क्या करेंगे, ए बी वेक्टर निकालो। ए बी वेक्टर कितना होगा, सेकंड लेटर माइनस फर्स्ट लेटर, दोनों के स्टार्टिंग में ओ लिख देंगे। ओ बी वेक्टर कितना होगा, ये लिखा हुआ है, आई कैप माइनस 3j कैप प्लस 5k कैप, माइनस ओ ए वेक्टर कितना ये है, 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप। तो ये होगा आई कैप माइनस 3j कैप प्लस 5k कैप माइनस का 2i कैप माइनस 3j कैप माइनस 4k कैप। आई कैप में 2i कैप जाएगा, माइनस आएगा, माइनस 3 में 3, माइनस 6j कैप, 5 में 4 घटाओगे k कैप। ये आपका ए बी वेक्टर हो गया बेटा, ए बी वेक्टर होगा। दूसरा बी सी वेक्टर निकालो, बस इतना निकाला करो। तो ये हो जाएगा सेकंड लेटर माइनस फर्स्ट लेटर, दोनों के स्टार्टिंग में ओ आ जाएगा। ओ सी वेक्टर ये लिखा हुआ है, माइनस का 9j कैप प्लस 6k कैप, और माइनस ओ बी वेक्टर कितना होगा, आई कैप माइनस 3j कैप प्लस 5k कैप। अगर वो कोलिनियर है तो पक्का आएगा, चाहे वो ए बी इक्वल टू लेमडा टाइम्स बी सी है, चाहे बी सी इक्वल टू आएगा जरूर। यहां से लिखोगे माइनस 9j कैप प्लस 6k कैप, माइनस का आई कैप माइनस माइनस प्लस 3j कैप माइनस माइनस 5k कैप। तो माइनस का आई कैप 9 में 3 जाएगा, माइनस 6j कैप, 6 में 1 जाएगा प्लस k कैप। ये हमारा बी सी वेक्टर हो जाएगा। यहां पर तो बराबर ही आ रहा है, ए बी वेक्टर इज इक्वल टू बी सी वेक्टर। अरे ए बी इज इक्वल टू क्या बोला था, क्या आना चाहिए, लेमडा टाइम्स बी सी। एक प्रकार समझ लीजिए लेमडा कितना है, कोई दिक्कत नहीं, आ तो रहा है, बस हो गया इतना। जहां आ गया ए बी इक्वल टू समथिंग कोई नंबर इक्वल टू बी सी, ये ए बी बराबर बी सी आ गया। अतः दिए गए बिंदु, बस इतना लिख दो, दिए गए बिंदु सररेखीय हैं, सररेखीय हैं। बस तुम्हें दो चीजें निकालनी है, ए बी निकालना है और बी सी निकालना। बस वो ए बी इक्वल टू लेमडा टाइम बी सी बन जाएगा, या बी सी वेक्टर इज इक्वल टू म्यू टाइम्स ए बी बन जाएगा। तो आपको एक दूसरा ऐसा ही सवाल दे रहे हैं जो अलग है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। सीधा 5 नंबर में सवाल आ जाता है कि सिद्ध कीजिए सररेखीय होंगे। अब बताओ क्या करोगे तुम, वेक्टर तुमने पूरा पढ़ लिया, ये सवाल नहीं आता तो क्या पूरा पढ़ने से फायदा। जो पेपर में आ रहा वो आना चाहिए ना भाई। आप चाहे पूरे 100 सवाल पढ़ लो, उसमें से कोई सवाल ना है तो बेकार है। आपका चाहे तुमने 2 सवाल पढ़े हो लेकिन वो 2 में से वो आना चाहिए, इसलिए इतने हर सवाल की प्रैक्टिस करा रहे हैं। जबकि हमने वेक्टर पढ़ाया होगा उस समय ये सवाल पे फोकस नहीं किया, लेकिन अब फोकस कर रहे हैं क्योंकि हमें मालूम है ना ये क्वेश्चन आता है। चलिए आइए, उस समय सारी चीज़ पढ़ानी पड़ती है इसलिए पता नहीं, हम बताते नहीं कौन सी चीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब फिर भी बता देते हैं। लेकिन ये है कि अब तो पूरा एक एक चीज़ बता रहे हैं कौन सी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लिखेंगे कितना, कौन सा नंबर, 17 कि 16? 17 लिखेंगे। सो दैट द पॉइंट्स, आप करके दिखाइए।
सो दैट, चेक करने देंगे कितने लोग कर पा रहे हैं, पॉइंट्स सिद्ध कीजिए बिंदु कैपिटल ए -2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 5k कैप, कॉमा कैपिटल बी i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप एंड सी 7i कैप माइनस k कैप आर कोलिनियर। सिद्ध करना है बिंदु क्या है, संरेखीय। सिद्ध करना है कि बिंदु कोलिनियर है। सिद्ध कीजिए कि बिंदु संरेखीय हैं। प्रूव दैट द पॉइंट्स आर कोलिनियर। सिद्ध कीजिए कि बिंदु संरेखीय हैं। सिद्ध कीजिए कि बिंदु संरेखीय हैं। आप जल्दी से सिद्ध करो, देखें कितने लोग कर पा रहे हैं। क्या टारगेट बनाएंगे, एक लाइन बना दीजिए, कोई बात नहीं। ओ ए, ओ बी, ओ सी संरेखीय मतलब हमें प्रूव करना है, तीनों पॉइंट एक लाइन पे पड़ेंगे। जल्दी से हो गया बेटा सिद्ध। चलिए बहुत बढ़िया। सिद्ध करना है कि बिंदु हमारे संरेख हैं, कोलिनियर है। देखिए इधर कैसे होगा, प्रूव करना है कैसे पॉइंट्स कोलिनियर होगा। आया? देखिए कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तो फिर कैसे नहीं आएगा। देखिए इधर इसको थोड़ा सा, क्योंकि ए बी इक्वल टू बी सी हर सवाल में नहीं आएगा। ए बी इक्वल टू समथिंग कोई नंबर या बी सी इक्वल टू, देखो कैसे कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले ओ ए निकाल लेते हैं। ए का पोजीशन वेक्टर है माइनस का 2i कैप प्लस का 3j कैप प्लस का 5k कैप, और बी का पोजीशन वेक्टर है ओ बी वेक्टर इज इक्वल टू i कैप प्लस का 2j कैप प्लस का 3k कैप, और सी का पोजीशन वेक्टर कितना है 7i कैप माइनस k कैप। तो यहां पर लिखेंगे ए बी वेक्टर कितना होगा, सेकंड लेटर माइनस फर्स्ट लेटर, दोनों के स्टार्टिंग में ओ लिख दोगे। ए बी वेक्टर कितना होगा i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप माइनस ओ ए वेक्टर कितना होगा माइनस का 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 5k कैप। i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप माइनस का मल्टीप्लाई करोगे प्लस 2i कैप माइनस 3j कैप, माइनस का मल्टीप्लाई करोगे माइनस का 5k कैप। तो यहां से ए बी वेक्टर कितना होगा, देखो इधर i कैप में 2i कैप जोड़ोगे 3i कैप, 2j कैप में माइनस 3j कैप माइनस j कैप, 3k कैप में 5 माइनस 2k कैप। ए बी वेक्टर हो गया। और बी सी वेक्टर क्या होगा बेटा, सेकंड लेटर माइनस फर्स्ट लेटर, दोनों के स्टार्टिंग में ओ लिख दिया। ओ सी वेक्टर इधर हो गया 7i कैप माइनस k कैप माइनस ओ बी वेक्टर होगा i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप, 7i कैप माइनस k कैप माइनस का i कैप माइनस का 2j कैप माइनस 3k कैप। 7i कैप में i कैप जाएगा 6i कैप माइनस 2j कैप माइनस का 4k कैप, दो कॉमन ले लिया। तो ये होगा 3i कैप माइनस का j कैप माइनस 2k कैप। तो बी सी वेक्टर इज इक्वल टू कितना होगा 2 टाइम्स कितना लिख देंगे ए बी वेक्टर। आया कि नहीं आया? अतः क्या होगा, दिए गए बिंदु क्या है, संरेख है, कोलिनियर है। प्रूफ हो गया, हैंस प्रूफ। चलो आगे लिखेंगे। यहां पर सिद्ध हो गया है कि पॉइंट्स हमारे कोलिनियर हैं। लिखेंगे नेक्स्ट, so that the diagonals of a rhombus are at right angle
सिद्ध कीजिए कि समचतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे के लंबवत होते हैं। सिद्ध कीजिए कि समचतुर्भुज के विकर्ण आर एट राइट एंगल, मतलब समकोण होते हैं, ध्यान रखना, परपेंडिकुलर होते हैं, जो डायगोनल्स होता है। समचतुर्भुज हाँ लिख लीजिए, समचतुर्भुज सिद्ध कीजिए कि समचतुर्भुज के विकर्ण लंबवत होते हैं या परपेंडिकुलर होते हैं। देखिएगा, सो दैट द डायगोनल्स ऑफ ए रोम्बस आर एट राइट एंगल। देखो जो रोम्बस है ये कहना चाह रहा है कि कोई समचतुर्भुज है। समचतुर्भुज का मतलब जिसमें चारों भुजाएं बराबर हैं। ये हमारा रोम्बस है और इस रोम्बस की जो चार साइड्स हैं चार भुजाएं हैं और ये सिद्ध करना है कि चारों भुजाएं आपकी क्या हैं, बराबर हैं। ये तो बराबर हैं, डायगोनल्स हमारे परपेंडिकुलर होते हैं, यानी विकर्ण जो होते हैं एक दूसरे के लंबवत होते हैं। ये देखिए, एक डायगोनल ये होगा, एक डायगोनल ये होगा। अब समचतुर्भुज का मतलब क्या है? समचतुर्भुज का मतलब क्या हुआ? सारी चारों भुजाएं बराबर। जैसे वर्ग का मतलब चारों भुजाएं बराबर, वैसे ही समचतुर्भुज, चतुर्भुज मतलब चार भुजाएं हैं, सम मतलब समान, चारों भुजाएं समान होंगी, उसी को क्या नाम देंगे? समचतुर्भुज और रोम्बस कहेंगे। बच्चा जब इस सवाल को देखता है उसको कहीं से ये समझ में नहीं आया, शुरुआत कैसे होगी सवाल में। देखो क्या कह रहा है, सिद्ध करना है कि समचतुर्भुज के विकर्ण पर मतलब एक दूसरे के लंबवत होते हैं, यानी 90 डिग्री एंगल होगा। कैसे प्रूव होगा ये नहीं समझ में आ रहा, कैसे शुरुआत करें। अब देखो, अब हम बताते कैसे। बेटा आप ये बताइए वेक्टर में कैसे प्रूव होगा? दो चीजें परपेंडिकुलर, खुद दिमाग में ऐसे कॉन्सेप्ट लाओ, कैसे ओरिजिनेट होगा। AC डायगोनल निकाल लीजिए और BD डायगोनल निकाल लीजिए और दोनों का डॉट क्या आना चाहिए? 0। अगर दोनों का डॉट 0 आएगा इसका मतलब दोनों क्या हैं? परपेंडिकुलर। चलिए बहुत बढ़िया। तो अब हम क्या करेंगे, इस ट्राइंगल ट्राइंगल ABC में क्या करेंगे बेटा? उस डायगोनल AC वेक्टर को निकालेंगे। अगर AC हमारा शॉर्टकट रास्ता है तो बताइए कौन से वो दो रास्ते हैं जो हमें A से C पहुंचा दें? पहला रास्ता AB वेक्टर प्लस दूसरा रास्ता BC वेक्टर, ये तो होगा। शॉर्टकट रास्ते का मान हमेशा दो रास्तों के जोड़ के बराबर होगा। इसके बाद हमने क्या किया, ट्राइंगल कौन सा बेटा? ABD में, ABD में BD दूसरा विकर्ण क्या होगा? शॉर्टकट रास्ता, B से D तक पहुंचने का शॉर्टकट रास्ता। कोई ऐसा रास्ता मुझे बता दे जो हम B से D डायरेक्ट पहुंच जाएं। कौन सा? पहला रास्ता BA वेक्टर, ऐसे जाओ, फिर दूसरा रास्ता AD वेक्टर, कहाँ पहुंच जाओगे आप? D पर पहुंच जाओगे। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों का डॉट, क्योंकि मुझे इन दोनों का डॉट ही किसी तरह से 0 लाना होगा। यदि इन दोनों का डॉट 0 आता है इसका मतलब हमारे जो उस समचतुर्भुज के दोनों विकर्ण हैं वो एक दूसरे के लंबवत होते हैं, एक दूसरे को समकोण पर काटते हैं। चलिए, तो यहाँ पर AC वेक्टर की वैल्यू हो गई AB वेक्टर प्लस क्या होगा बेटा? BC वेक्टर, और डॉट यहाँ पर लिखेंगे BA वेक्टर प्लस क्या होगा बेटा? AD वेक्टर। तो हमने यहाँ पर क्या लिखा, इसको लिख दिया AB वेक्टर प्लस BC वेक्टर, और यहाँ पर लिख दिया बेटा क्या? BA को लिख दिया माइनस का AB वेक्टर। आप जानते हो कभी भी वेक्टर में AB वेक्टर को अगर BA लिखना चाहते हो तो आपको माइनस लगाना होगा, उल्टा लेटर को लिखना चाहते हो माइनस, तो BA वेक्टर में A को पहले लिख दिया, B को बाद में, तो माइनस लगाना पड़ेगा। और AD वेक्टर की जगह क्या रख दिया, क्योंकि समचतुर्भुज है तो भुजाएं समांतर वाली बराबर होंगी। AD की जगह क्या लिख सकते हो? BC वेक्टर लिख दिया। AD वेक्टर की जगह BC वेक्टर लिख दिया। एक्सप्लेनेशन है, AD भैया BC था, वो कहाँ चला गया?
तो यहाँ तक हो गया है। अब देखिए क्या करेंगे, अब देखिएगा क्या होगा। इस एडी वेक्टर की जगह ये हमने बीसी वेक्टर रख दिया, तो एक काम करेंगे, बीसी वेक्टर को पहले लिख दिया प्लस एबी वेक्टर, और डॉट बीसी वेक्टर को पहले लिख दिया माइनस एबी वेक्टर। अब याद कीजिए जरा, आप बच्चे याद कीजिए, दो वेक्टर अगर ऐड हो रहे हैं, दो वेक्टर अगर ऐड हो रहे हैं, याद करो, और वही दो वेक्टर अगर सब्ट्रैक्ट हो रहे हो, याद आ रहा है क्या फॉर्मूला होता है? कुछ याद आ रहा है? पहले वाले वेक्टर के मॉड का स्क्वायर माइनस दूसरे वाले वेक्टर के मॉड का स्क्वायर। यहाँ पर वही लिखेंगे, बीसी वेक्टर के मॉड का स्क्वायर माइनस एबी वेक्टर के मॉड का स्क्वायर। तो बीसी वेक्टर का मॉड क्या होगा बेटा? एबी वेक्टर के मॉड के इक्वल हो जाएगा। बीसी वेक्टर का मॉडुलस एबी वेक्टर का मॉडुलस का स्क्वायर माइनस एबी वेक्टर के मॉड का स्क्वायर, दोनों आपस में कैंसिल हो गए, जीरो। कैसे कैसे कहा बीसी वेक्टर का मॉड एबी वेक्टर के मॉड के बराबर है? कोई बता सकता है? अरे बताइए, मैंने क्यों लिख दिया बीसी वेक्टर का मॉड इक्वल टू एबी वेक्टर का मॉड? कोई बताइए, बीसी वेक्टर का मॉड एबी वेक्टर के मॉड के बराबर क्यों लिखा? बता सकता कोई? क्यों? क्योंकि समचतुर्भुज है, भुजाओं की लंबाई बराबर होगी। तो बीसी वेक्टर का मॉड यानी जितनी इस भुजा की लंबाई आ रही है उतनी ही इस भुजा की लंबाई, क्योंकि चारों भुजाओं की लंबाई आपस में बराबर होंगी, इक्वल होंगी। तो यहां से क्लियर हो गया, यहां से क्लियर हो गया। इसके बाद ये समझ में आ रहा है, ए सी डॉट बी डी इक्वल टू 0, अतः समचतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे के क्या होते हैं? लंबवत होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं, एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे। ठीक है बेटा, याद रखेंगे। चलो आगे बढ़ेंगे। आइए प्रोजेक्शन का क्वेश्चन देखेंगे। प्रोजेक्शन जो कि पिछली बार कई सेट में क्वेश्चन आया, प्रक्षेप क्या है जरा लिखेंगे, सवाल लिखेंगे, एक सवाल काफी है। लिखिए बेटा, कौन सा नंबर है? 19। लिखिए, फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ द वेक्टर फाइव आई कैप माइनस 2j कैप प्लस 2k कैप in the direction of the vector 6i cap plus 3j cap minus 2k cap। लिखेंगे सदिश 5i कैप माइनस 2j कैप प्लस 2k कैप का प्रक्षेप सदिश 6i कैप प्लस 3j कैप माइनस 2k कैप की दिशा में ज्ञात कीजिए। सदिश 5i कैप माइनस 2j कैप प्लस 2k कैप का प्रक्षेप सदिश 6i कैप प्लस 3j कैप माइनस 2k कैप की दिशा में ज्ञात कीजिए। बताइए, इस वेक्टर का प्रक्षेप इस वेक्टर में फाइंड करना है, जल्दी से बताइए कैसे आएगा। सदिश 5i कैप माइनस 2j कैप प्लस 2k कैप का प्रक्षेप सदिश 6i कैप प्लस 3j कैप माइनस 2k कैप की दिशा में ज्ञात कीजिए। बताइएगा भाई क्या होगा? इस वेक्टर का प्रोजेक्शन इस वेक्टर की डायरेक्शन में क्या होगा? जल्दी से बताइए कैसे आएगा बेटा? इस वेक्टर का प्रोजेक्शन उस वेक्टर की डायरेक्शन में कैसे आएगा? जल्दी से बताइएगा। कैसे होगा बताइए? पहले वाले को लेट मान लिया, ए वेक्टर 5i कैप माइनस 2j कैप प्लस 2k कैप, और दूसरा वेक्टर बी है 6i कैप प्लस 3j कैप माइनस 2k कैप।
तो बताइए क्या होगा, बताओ। प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी बी पर ए का प्रक्षेप, ए वेक्टर का प्रक्षेप बी पर क्या होगा बेटा? दोनों का डॉट करेंगे, दोनों वेक्टर का डॉट करेंगे और फिर जिसका पर प्रक्षेप बोला उसी के मॉडुलस से डिवाइड करोगे। ए वेक्टर कितना होगा? 5i कैप माइनस 2j कैप प्लस 2k कैप डॉट बी वेक्टर कितना होगा? 6i कैप प्लस 3j कैप माइनस 2k कैप मॉडुलस बी पर प्रक्षेप, तो बी के मॉडुलस से डिवाइड कर दोगे। 6 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, 5 का 6 में मल्टीप्लाई 5 का 30 माइनस 2 का 3 में मल्टीप्लाई 2 3 6 माइनस 2 दूनी 4 का मॉड नहीं करते हैं इसमें, डिवाइड में 3 6 का वर्ग 36 9 प्लस 4, डिजिट चेंज हो सकती हैं, सनी डिजिट यही रहेंगे, कॉन्सेप्ट ये रहेगा। 10 माइनस 6 माइनस 4 माइनस 10, 30 में 10 घटाओगे 20 बटे 36 और 9 45 49 घंटे रूट 7, 20 बटे 7 क्या होगा? इसका क्या होगा? प्रोजेक्शन होगा ऑन उस वेक्टर पर। तो कभी भी किसी वेक्टर का प्रोजेक्शन दूसरे वेक्टर पे बोल रहा है तो दोनों वेक्टर का डॉट न्यूमरेटर में लिखेंगे और जिस पर प्रक्षेप बोल रहा है उसके मॉड से बेटा डिवाइड कर देना, ठीक है। दोनों को वेक्टर का डॉट कर दिया और जिस पर प्रोजेक्शन बोला उसके मॉड से डिवाइड कर दिया, ठीक है। याद रखेंगे, समझ में आया ना। इस वेक्टर पर प्रक्षेप बोल रहा है तो दोनों का डॉट न्यूमरेटर में लिखना है और जिस पर प्रक्षेप बोल रहा है उसके मॉड से डिवाइड कर देना है, जिसकी डायरेक्शन में प्रक्षेप बोल रहा है उसके मॉडुलस से डिवाइड कर देना। यह तरीका होता है प्रोजेक्शन निकालने का, ठीक है। चलो आगे देखेंगे। अच्छा, ये भी बहुत पूछा जा रहा वाला क्वेश्चन है, यूनिट वेक्टर पूछा जा सकता है, इसी पे हम और थोड़ा सा चेंज भी करेंगे। ये वैरायटी 2 टाइप की वैरायटी होंगी और दोनों क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं। देखिए क्या होगा। पहला कौन सा नंबर रहेगा? ट्वेंटी 20वां क्वेश्चन। बीसवां क्वेश्चन में कह रहा है फाइंड ए यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ वेक्टर्स 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस k कैप एंड टू आई कैप प्लस 5j कैप माइनस 5k कैप। लिखो सदिशों, लिखिए सदिशों 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस k कैप तथा 2i कैप प्लस 5j कैप माइनस 5k कैप सदिशों 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस k कैप तथा 2i कैप प्लस 5j कैप माइनस 5k कैप के लंबवत इकाई सदिश ज्ञात कीजिए। सदिशों के लंबवत इकाई सदिश ज्ञात कीजिए। सदिशों के लंबवत इकाई सदिश ज्ञात कीजिए। सदिशों 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस k कैप तथा 2i कैप प्लस 5j कैप माइनस 5k कैप के लंबवत इकाई सदिश ज्ञात कीजिए। बताइए क्या होगा? इन दोनों वेक्टर के परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर क्या होगा? दोनों सदिशों के लंबवत इकाई सदिश क्या होगा? नोट करके लिख सकते हैं, क्वेश्चन में लिखेंगे, नोट करके लिखेंगे। ए यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर क्या होगा? बताओ। ए वेक्टर क्रॉस बी डिवाइड में ए क्रॉस बी वेक्टर का मॉड प्लस माइनस एन कैप, ये हो गया बेटा।
ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर डिवाइड में ए क्रॉस बी वेक्टर का मॉड, ये हमारा फॉर्मूला होगा प्लस माइनस। ठीक है, कैसे आएगा बताइए। एक इकाई सदिश बताना है, इन दोनों सदिशों के लंबवत इकाई सदिश बताना है। यूनिट वेक्टर इकाई सदिश बताना है, इन दोनों सदिशों के लंबवत, इन दोनों सदिशों के लंबवत इकाई सदिश बताना। कैसे आएगा प्लस माइनस, दोनों वेक्टर का क्रॉस डिवाइड में उसी के मॉड से डिवाइड कर दिया। दो सदिशों के लंबवत इकाई सदिश कैसे आएगा, दोनों का क्रॉस डिवाइड में उस पूरे का मॉड से डिवाइड कर देंगे। आइए देखेंगे कैसे होगा। पहले वाले ए वेक्टर मान लीजिए कितना होगा, 3i कैप 2j कैप माइनस k कैप, बी वेक्टर दिया हुआ है 2i कैप प्लस 5j कैप माइनस 5k कैप। सदिशों के लंबवत इकाई सदिश बताइए। तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्या होगा, i कैप j कैप k कैप, ए वेक्टर कोएफिशिएंट क्या होगा बताओ, 3 2 माइनस 1 और 2 5 माइनस 5 प्लस फिर माइनस फिर प्लस। आई कैप लिखोगे जिस कॉलम जिस रो में उसको हटा दीजिए, 2 5 माइनस 1 माइनस 5 माइनस जे कैप जिस कॉलम जिस रो में उसको हटा दीजिए, 3 2 माइनस 1 माइनस 5 प्लस के कैप जिस कॉलम जिस रो में उसको हटा दीजिए, 3 2 2 5। आई कैप कितना होगा बेटा, माइनस का 10 प्लस का 5 माइनस जे कैप माइनस का 15 प्लस का 2 प्लस का के कैप और 15 माइनस का 4। तो ए क्रॉस बी कितना होगा बेटा, ए क्रॉस बी कितना होगा, माइनस 10 में 5 जोड़ोगे माइनस 5 आई कैप, माइनस 15 में 2 जो माइनस 13 यानी प्लस का 13 जे कैप, और ये कितना 15 में 4 जोड़ोगे 11 के कैप। तो यहाँ पर एन कैप कितना होगा, प्लस माइनस ए क्रॉस बी डिवाइड में ए क्रॉस बी वेक्टर का मॉड। तो प्लस माइनस कितना होगा, माइनस 5 आई कैप प्लस 13 जे कैप प्लस 11 के कैप का मॉड डिवाइड में इसका मॉडुलस कितना है, माइनस 5 का वर्ग 25 प्लस 13 का वर्ग 169, 11 का स्क्वायर 121 प्लस माइनस माइनस 5 आई कैप प्लस 13 जे कैप प्लस 11 के कैप डिवाइड में कितना होगा, अंडर रूट 169 में 121 जोड़ोगे और 25 6 6 9 15 3 3 और 2 5 और 6 11 315 रूट 315। ये क्या होगा, दोनों सदिशों के लंबवत इकाई सदिश होगा, दोनों सदिशों के लंबवत इकाई सदिश होगा। सुन लीजिए, दो वेक्टर के परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर कैसे आएगा समझिएगा। दो वेक्टर के परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर कैसे आएगा, दोनों वेक्टर का क्रॉस डिवाइड में उसके मॉडुलस से डिवाइड कर देंगे, दोनों वेक्टर का क्रॉस करेंगे उसके मॉडुलस से डिवाइड कर देंगे। वो क्या होगा, उन दोनों वेक्टर की डायरेक्शन में क्या होगा, उन दोनों के वेक्टर के परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर होगा। फिर से सुन लीजिएगा, दो सदिश है, पहला सदिश ये होगा, दूसरा सदिश ये होगा, और दोनों सदिशों के लंबवत इकाई सदिश कैसे निकालना है, दोनों सदिशों को क्रॉस करेंगे और फिर क्या करेंगे, उसी के मॉडुलस से डिवाइड करोगे। दोनों वेक्टर का क्रॉस करेंगे फिर उसी के मॉडुलस से डिवाइड करोगे, क्या होगा, उन दोनों के परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर आएगा। हो गया कि नहीं हो गया, दो सदिशों के लंबवत। ठीक है, क्लियर, यहां तक कोई दिक्कत, नोट कर लीजिए बस। चलो दिख रहा है थोड़ा बहुत, कुछ तो दिखाई दे रहा है। थोड़ा चेयर आगे करो, आगे आ जाओ। चलिए अब देखिएगा, इस क्वेश्चन में कह रहा है, इस क्वेश्चन को ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है जरा समझिएगा भाई। चलिए देखिएगा, अब यहां पर हार नहीं माननी, आपको लड़ना है। चलिए देखिएगा इधर, यहां पर अभी थोड़ा कि नहीं हो सकता कुछ, क्यों नहीं हो सकता, देखिए इधर, यहां पर क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि आपके सामने ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इक्वल टू सी क्रॉस डी है, और ये ए क्रॉस सी इक्वल टू बी क्रॉस डी है। तो सवाल में सिद्ध कह रहा है कि सिद्ध कीजिए ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर और बी वेक्टर माइनस सी वेक्टर एक दूसरे के समांतर। नोट कर लीजिए पहले,
क्वेश्चन में क्या कह रहा है जरा समझो, क्वेश्चन में क्या कह रहा है जरा इसको समझिएगा। सवाल में लिखे हिंदी में, यदि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इक्वल टू सी वेक्टर क्रॉस डी वेक्टर और ए वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर इक्वल टू बी क्रॉस डी वेक्टर, तो सिद्ध करना है ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर और बी वेक्टर माइनस सी वेक्टर आर पैरेलल। बताइए भाई कैसे पैरेलल सिद्ध होगा, जल्दी से करें बेटा। इसे कैसे सिद्ध किया जाएगा, ये दोनों वेक्टर पैरेलल हैं, बताओ जल्दी से। ये आपको लिखा हुआ है ना, यदि ए क्रॉस बी बराबर सी क्रॉस डी और तथा ए क्रॉस सी इक्वल टू बी क्रॉस डी, तो सिद्ध करना है ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर इक्वल टू एंड बी वेक्टर माइनस सी वेक्टर पैरेलल। ठीक है, होमवर्क दिया जा रहा है, अभी हम बताएंगे आपको क्या है, इसमें हिंट देते हैं। दूसरा क्वेश्चन लिखेंगे, कई बार ऐसे भी क्वेश्चन आ जाते हैं। अच्छा, जो जस्ट इससे पहले वाला सवाल था, इसमें हमने क्या बोला था, ए और बी वेक्टर के परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर बोला था। अब हम ये भी कह सकते हैं ए और बी के परपेंडिकुलर ऐसा वेक्टर बताओ जिसका मैग्नीट्यूड 10 है, और जो ए और बी के परपेंडिकुलर है। तो जानते हो क्या होगा, पहले ये कर देना, ए क्रॉस बी डिवाइड में पहले यूनिट निकाल लेना, फिर उसमें कितने का मल्टीप्लाई कर देना, जितने मैग्नीट्यूड का चाहिए। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन लिखेंगे, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। ये बहुत फेमस है सवाल, दो सदिशों के बीच का कोण, जो कि आप 3D में भी पढ़ रहे हो। एंगल बिटवीन टू लाइंस, एंगल बिटवीन टू प्लेन्स। तो लिखेंगे, लिखेगा क्वेश्चन, फाइंड द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स वेक्टर दिया है 2i कैप प्लस 2j कैप माइनस k कैप एंड 6i कैप माइनस 3j कैप प्लस 2k कैप। इन सदिशों के बीच का कोण ज्ञात करना है। बताइए कैसे होगा, इन दोनों वेक्टर के बीच का एंगल फाइंड करना है। बेटा जल्दी से बताइए कैसे होगा, इन दोनों वेक्टर के बीच का एंगल फाइंड करना है। जल्दी से बताइए कैसे किया जाएगा, इन दोनों वेक्टर के बीच का एंगल कैसे फाइंड होगा। तो जल्दी से करिए, कैसे दो सदिशों के बीच का कोण निकाला जाएगा, दो वेक्टर के बीच का एंगल कैसे फाइंड किया जाएगा, जल्दी से बताइए। बहुत आसान है, पहले वाला क्वेश्चन लेट कर लिया, माना ए वेक्टर कितना होगा बेटा 2i कैप प्लस 2j कैप माइनस का k कैप, दूसरा वेक्टर बी होगा 6i कैप माइनस 3j कैप प्लस 2k कैप। तो बताइए दोनों के बीच का एंगल कितना होगा, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू पहले वाले वेक्टर का मॉडुलस दूसरे वाले वेक्टर का मॉडुलस कॉस थीटा। पहले वाला वेक्टर कितना है 2i कैप प्लस का 2j कैप माइनस का k कैप डॉट बी वेक्टर कितना है 6i कैप माइनस 3j कैप प्लस 2k कैप इक्वल टू पहले वाले वेक्टर का मॉडुलस कितना 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4 प्लस माइनस 1 का स्क्वायर 1, और दूसरे वाले वेक्टर का मॉडुलस कितना है 6 का स्क्वायर 36 माइनस 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4 और कॉस थीटा। तो 2 का 6 में मल्टीप्लाई करोगे 12, 2 का 3 में मल्टीप्लाई माइनस 6, माइनस 2 का 1 में मल्टीप्लाई माइनस 2 इक्वल टू 4 और 4 8 8 1 9 9 का अंडर रूट 3 और 36 और 9 45 45 49 का अंडर रूट 7 कॉस थीटा। तो ये होगा -8, 12 में 8 घटाओगे 4, 21, 3 सतह 21 कॉस थीटा। तो कॉस थीटा बराबर 4/21, थीटा बराबर कॉस इनवर्स 4/21, 4/21 ये हमारा थीटा होगा, कॉस इनवर्स 4/21, थीटा इक्वल टू कॉस इनवर्स 4/21। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू पहले वाले वेक्टर का मॉडुलस दूसरे वाले वेक्टर का मॉडुलस इनटू कॉस थीटा। ए वेक्टर की वैल्यू बी वेक्टर की वैल्यू रख दी, पहले वाले वेक्टर का मॉडुलस दूसरे वाले वेक्टर का कॉस थीटा, और यहाँ से थीटा की वैल्यू निकल के आ जाएगी, थीटा की वैल्यू निकल के आ जाएगी। ठीक है, चलो आगे लिखेंगे नेक्स्ट। लिखेगा बेटा जल्दी से फटाफट। अच्छा, कई बार ऐसा भी क्वेश्चन आ जाता है वर्क डन वाला, बहुत इंपॉर्टेंट है, वर्क डन और टॉर्क मोमेंट ऑफ ए फोर्स।
टाउ इज इक्वल टू होगा आर क्रॉस एफ, इससे निकाल लेना। देखो मान लीजिए कोई टुकड़ा है लकड़ी का, इस तरीके से है, किसी मेज में रख दिया है, ऐसे कोई पीस है और उसे एक पॉइंट पर फिक्स कर दिया, मतलब कील से ठोक दिया वहाँ पर, और किसी दूसरे कहीं पर भी फोर्स लगाओगे, अब वो कहीं मूव करेगा लेकिन अब वो रोटेट करेगा क्योंकि वो वहाँ पे फंसा हुआ है, इसलिए आप उसको जो है रोटेशन में आएगा। तो ये फोर्स आप कहीं पर भी लगाओगे तो ये अब मूवमेंट आएगा इसका, और ये इस पॉइंट के अबाउट, तो ये इस जिस पॉइंट पे एक्ट कर रहा है उससे उसकी डिस्टेंस ये आर होती है, इसका टॉर इस फॉर्मूले से आएगा। वर्क डन क्या होता है? वर्क डन इज इक्वल टू क्या होता है? फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट। फोर्स क्या होता है? रिजल्टेंट फोर्स। फोर्स किसको कहते हैं? रिजल्टेंट फोर्स, यानी सभी बलों का समीशन, सभी फोर्सेस का सम को रिजल्टेंट फोर्स कहा जाता है। तो लिखेंगे, क्वेश्चन लिखेंगे, टू फोर्सेस 4i कैप प्लस 3j कैप एंड 3i कैप प्लस 2j कैप are applied on the particle then particle is displaced from I cap plus 2j cap 5i cap plus 4j cap. Find total work done. Find total work done. कार्य पूछ रहा है, टोटल वर्क डन कैसे निकाला जाएगा जरा समझिएगा। देखिए इधर बेटा कैसे होगा, जरा समझो। टोटल वर्क डन निकालना है, कैसे कैलकुलेट करेंगे समझिए। एक पार्टिकल है, मतलब ये सवाल ऐसा आएगा कि 3 फोर्स भी लग सकते हैं, 4 भी, कोई बात नहीं, सबको ऐड कर देना, वो एफ होगा। तो यहां पर हमारा पार्टिकल है ए पॉइंट पर, जिसे कोऑर्डिनेट क्या है? पोजीशन वेक्टर ये है, और ये कहां से कहां पर डिस्प्लेस हो गया? बी पॉइंट पर। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? इनिशियल से फाइनल पॉइंट को मिला दीजिए। तो डिस्प्लेसमेंट हमारा पहले ए पॉइंट का पोजीशन वेक्टर कितना है? आई कैप प्लस 2j कैप, और बी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर कितना है? 5i कैप प्लस 4j कैप। तो यहां पर जो हमारा डिस्प्लेसमेंट होगा डी, वो कितना होगा? b माइनस का a, दोनों के स्टार्टिंग में o लिख दोगे। ओ बी वेक्टर कितना होगा बेटा? 5i कैप प्लस 4j कैप माइनस ओ ए कितना होगा? i कैप प्लस 2j कैप, और यहाँ पर माइनस का मल्टीप्लाई करोगे, दोनों में माइनस मल्टीप्लाई होगा, तो 5 में 1 घटाओगे 4i कैप, 3 में 2 घटाओ, 4 में 2 घटाओगे 2j कैप। डिस्प्लेसमेंट होगा डी। फोर्स कितना है? सारे बलों का समेशन कितना होगा? 4i कैप प्लस 3j कैप प्लस 3i कैप प्लस 2j कैप। तो 4 में 3 जोड़ोगे 7i कैप, 3 में 2 जोड़ोगे 5j कैप, ये फोर्स हो गया। और जो वर्क डन होगा फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट होगा, 7i कैप प्लस 5j कैप डॉट डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? 4i कैप प्लस 2j कैप। तो 5 7 का 4 में मल्टीप्लाई, 7 को 28 प्लस 5 का 2 में मल्टीप्लाई, 5 दूनी 10। तो वर्क डन होगा 28 में 10 जोड़ोगे 38 इकाई ये वर्क डन होगा। इस तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। कौन सा नंबर था ये? 20 था, 23, चलिए 23। एक होमवर्क दिया था 21 कि 22? 20, ठीक है। आइए नेक्स्ट 24 देखते हैं। प्रूव दैट, सिद्ध कीजिए ए वेक्टर माइनस का बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इक्वल टू 2 टाइम्स ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। ये हमें प्रूव करना है। देखिए कैसे होगा, बहुत गजब क्वेश्चन।
नोट नहीं किया? वो क्वेश्चन लिखा है, नहीं नजर आ रहा? आगे आ जाओ, आगे आ जाओ। ऐसे ही पढ़ना सीखो, ठीक है? चाहे जितनी गर्मी लगे। दिखाई कम दे रहा, उसमें भी ढूंढिए जो दिख रहा, उनको ढूंढिए जो दिख रहा, लेकिन हार ना माने, ठीक है बेटा? वो तो एक बहाना होता है ना, ठीक है ना बेटा? तो इसलिए जो है, तो यहां पर इसको नोट कर लीजिए, मिटा दें इसको। देखो हर चीज अच्छे के लिए होती है, तुम्हें यहां पर सिखाया जा रहा है। चलिए अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें हाँ ये वाला क्वेश्चन देखेंगे कैसे हो। देखो बेटा, किसी भी वेक्टर का खुद के साथ क्रॉस जीरो होता है, किसी भी वेक्टर का खुद के साथ क्रॉस जीरो होता है, किसी भी वेक्टर का खुद के साथ क्रॉस जीरो होता है, सेल्फ क्रॉस जीरो होता है, ठीक है? चल देखिए बेटा कैसे होगा, जरा ध्यान। सॉल्यूशन, लेफ्ट हैंड साइड लोगे ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। ए वेक्टर का क्रॉस करोगे ए के साथ, फिर ए वेक्टर का क्रॉस करो बी के साथ, फिर बी का क्रॉस करेंगे ए के साथ, फिर बी का क्रॉस करेंगे बी के साथ। सेल्फ क्रॉस जीरो होता है बेटा, ए क्रॉस ए जीरो होता है बेटा, ए क्रॉस बी और ये माइनस ए क्रॉस बी, होगा कि नहीं होगा? तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, दोनों चीजें एक जैसी जोड़ोगे, डबल ए क्रॉस बी इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड। यही हमें सिद्ध करना है। प्लस हो गया, रब करें बेटा? चलो आगे देखो, सेल्फ क्रॉस किसी भी वेक्टर का खुद के साथ क्रॉस जीरो होगा, और इसमें इसको पहले लिखोगे तो ये माइनस लगाए माने माने प्लस हो गया, और दोनों एक जैसी एक्स में एक्स जोड़ोगे 2x, तो वैसी दोनों एक जैसी तो डबल हो गया। रब करें? चलिए आगे देखेंगे। कितने सवाल हो गए? अच्छा 25वां क्वेश्चन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 2020 में पूछा गया है। लेकिन क्यों पूछ रहे? क्योंकि इसके चांस है 2022 में आने के। लिखेंगे ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर आर थ्री वेक्टर्स सच दैट, अब आने बेटा, सच दैट मॉडुलस ऑफ ए 3 है, मॉडुलस ऑफ बी आपका 4 है, एंड मॉडुलस ऑफ सी 5 है। क्वेश्चन में क्या जा रहा है? एंड ईच ऑफ देम इज परपेंडिकुलर टू द सम ऑफ द देन फाइंड ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर का मॉड। देखिए बेटा क्या कह रहा है क्वेश्चन में, सुन लीजिए। क्वेश्चन में कहा जा रहा है यदि ए वेक्टर कॉमा बी वेक्टर तथा सी वेक्टर तीन सदिश इस प्रकार हैं कि मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर 3 है, मॉडुलस ऑफ बी वेक्टर 4 है तथा मॉडुलस ऑफ सी वेक्टर 5 है, लिख लिया। यदि तीन सदिश प्रकार हैं कि ये लिख लिया, तथा प्रत्येक सदिश अन्य दो सदिशों के योगफल के लंबवत है। प्रत्येक सदिश ईच ऑफ देम यानी
परपेंडिकुलर टू सम ऑफ अदर टू, यानी प्रत्येक सदिश क्या होगा, अन्य दो सदिशों के योगफल के लंबवत है। प्रत्येक सदिश अन्य दो सदिशों के योगफल के लंबवत है। ए वेक्टर और बी वेक्टर और ये सी वेक्टर तीन वेक्टर्स हैं, तो आपका प्रत्येक सदिश क्या है, परपेंडिकुलर है, अन्य दो सदिशों के योग के परपेंडिकुलर है। तो यहां पर ये कोई भी ये लिया, ये इन दोनों के योगफल के लंबवत है। तो ए डॉट कितना होगा, बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इक्वल टू 0। ए वेक्टर का डॉट करोगे बी के साथ, ए वेक्टर का डॉट करोगे सी के साथ इक्वल टू 0। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर इक्वल टू 0, फर्स्ट इक्वेशन। फिर बी वाला वेक्टर क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा ए प्लस सी के, तो यहां पर बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर प्लस सी वेक्टर इक्वल टू 0। तो बी वेक्टर का डॉट ए के साथ प्लस बी वेक्टर का डॉट सी के साथ इक्वल टू 0। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर इक्वल टू 0, ये सेकंड इक्वेशन। एक बार बी हो गया और एक बार सी भी परपेंडिकुलर कितना है अपने, मतलब अन्य दो सदिशों के योगफल के परपेंडिकुलर, तो इन दोनों का डॉट भी क्या होगा 0 प्लस बी इक्वल टू 0। तो सी वेक्टर का डॉट करोगे पहले वाले के साथ, सी वेक्टर का डॉट करोगे दूसरे वाले के साथ इक्वल टू 0। सी वेक्टर डॉट बी वेक्टर और ये प्लस बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर इक्वल टू 0, ये थर्ड इक्वेशन। इसके बाद तीनों इक्वेशन को ऐड कर दोगे, इक्वेशन फर्स्ट प्लस इक्वेशन सेकंड प्लस इक्वेशन थर्ड, तीनों इक्वेशन को जोड़ दोगे। तो ए डॉट बी वेक्टर में ए डॉट बी वेक्टर जोड़ोगे 2 टाइम्स ए डॉट बी वेक्टर प्लस सी डॉट ए सॉरी बी डॉट सी में बी डॉट सी 2 बार जुड़ेगा 2 टाइम्स बी डॉट सी, और सी डॉट ए में सी डॉट ए जोड़ोगे 2 सी डॉट ए इक्वल टू 0। 6 है ना टोटल, देखो 1 2 3 4 5 6, और हर चीज़ 2 2 बार है। देखो ए डॉट बी 2 बार है तो 2 टाइम्स ए डॉट बी, बी डॉट सी 2 बार है तो 2 टाइम्स बी डॉट सी, सी डॉट ए 2 बार है तो 2 टाइम्स सी डॉट ए। 2 कॉमन लोगे, ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए इक्वल टू 0। तो यहाँ पर ये आपका 2 के डिवाइड में चला जाएगा, ये 2 के डिवाइड में चला गया 0 हो गया, 2 डिवाइड में चला गया ना 0 के, ये हो गया। इसके बाद क्या होगा बेटा, इसके बाद हमें ये वैल्यू पूछ रहा है, तो हम ये जानते, इसका मॉड पूछ रहा है, इसका स्क्वायर फॉर्मूला जानते हो ना, पहले वाले वेक्टर के मॉड का स्क्वायर प्लस दूसरे वाले वेक्टर के मॉड का स्क्वायर प्लस तीसरे वाले वेक्टर के मॉड का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए। ठीक है, अब क्या होगा बेटा, यहां पर अगर बात करेंगे ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर के मॉड का स्क्वायर कितना दिया हुआ है, ये 3 का वर्ग प्लस मॉडुलस बी 4 का वर्ग 5 का स्क्वायर प्लस ये 0 हो गया बेटा। तो यहां से कहेंगे ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर के मॉड का स्क्वायर इक्वल टू 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, 5 का वर्ग 25। तो ये होगा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर के मॉड का स्क्वायर इक्वल टू 16, 9, 25, 25 और 25, 50। तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर के मॉड का होल स्क्वायर इक्वल टू 25, 50 का अंडर रूट कर देंगे, स्क्वायर हटा देंगे, पॉजिटिव रहेगा, प्लस माइनस नहीं लिखोगे। ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर का मॉड इक्वल टू कितना होगा, 25 गुणा 2, 25 गुणा 2। ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर का मॉड इक्वल टू 25 का अंडर रूट 5 रूट 2, ये हमारा आंसर हो गया। इस तरीके से क्वेश्चन किया जा रहा है। हुआ बोलो, देखो कितना बढ़िया क्वेश्चन है। यहां पर देखो प्रत्येक सदिश, हर एक सदिश को हमने उसके योगफल के, देखो ये सदिश अन्य दो सदिशों के योगफल के लंबवत है, योगफल के लंबवत यानी दोनों को जोड़ के उसके परपेंडिकुलर है। बी वेक्टर ए और सी के योगफल के लंबवत है, सी वेक्टर ए प्लस बी के परपेंडिकुलर है। चलो
कितने क्वेश्चन हो गए? 26। एक सवाल और बता दें, बाकी सब कर लोगे? चलिए ठीक है, लास्ट क्वेश्चन और बता दें। 26। ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मॉड ये पूछा जा सकता है। ये सवाल तो बहुत आया इसी कट पैटर्न में, ये है कि क्वेश्चन आया नहीं है, लेकिन ये अब आने की संभावना है। हम बता भले इसको रहे, लेकिन उसको भी करके देखेंगे आप। इसमें मैक्सिमम, उसमें मिनिमम, ग्रेटर देन इक्वल टू मिनिमम। इसके हिंट दे रहे हैं, इसके साथ ही उसकी हिंट दे देंगे। सॉल्यूशन, सबसे पहले मुझे ये बताइए ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मॉड का स्क्वायर क्या होता है? पहले वाले वेक्टर के मॉड का स्क्वायर प्लस दूसरे वाले वेक्टर के मॉड का स्क्वायर प्लस कितना होगा बेटा? 2 टाइम्स दोनों का डॉट। ठीक है, और यहां पर हम लिख सकते हैं मॉडुलस ऑफ ए का स्क्वायर मॉडुलस ऑफ बी का स्क्वायर और 2 टाइम्स मॉडुलस ऑफ वेक्टर मॉडुलस बी। ये तो था फॉर्मूला, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मॉड का स्क्वायर। अगर हम बात करें मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर मॉडुलस बी वेक्टर का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर मॉडुलस ऑफ बी वेक्टर कॉस थीटा, तो ये वैल्यू, जैसे मैंने कहा किसी के मार्क्स हैं 100 आउट ऑफ m आउट ऑफ 100, तो m की वैल्यू क्या होगी? 100 से कम ही होगी कि नहीं होगी? यानी जो मैक्सिमम वैल्यू है उससे कम ही रहेगा। तो इसका मान मैक्सिमम कब होगा? ये कॉस थीटा, देखो दो वेक्टर के मॉडुलस मान लो फिक्स हैं, 2 वेक्टर हैं, बस उनके बीच का एंगल बदल रहे हो तो ये वैल्यू चेंज होती रहेगी। तो ये जब मैक्सिमम होगा तो इसका मान अधिकतम होगा। बाकी हर कंडीशन में इसकी वैल्यू क्या होगी? मैक्सिमम वैल्यू से कम होगी। मान लो मैंने कहा अधिकतम मान 100 है, अधिकतम मान कितना है? 100 m का, तो हमेशा m का मान क्या रहेगा? 100 से, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी? जब ये 1 रहेगा, तो बाकी हर केस में क्या होगा? उसकी वैल्यू उससे कम ही रहेगी। तो ये लेस देन इक्वल टू, यानी वो जो मैक्सिमम है वो वहां पे लिखो, ये 1 रख दीजिए। मॉडुलस ऑफ ए स्क्वायर मॉडुलस ऑफ बी स्क्वायर मॉडुलस ऑफ ए मॉडुलस ऑफ बी, और ये देखो 1 अधिकतम है कॉस थीटा का मान, तो इसका मान सबसे अधिकतम उतना होगा, बाकी हर कंडीशन में उससे छोटा ही रहेगा। ये इसकी मैक्स वैल्यू, अगर हम कहेंगे ये क्या है? मैक्स वैल्यू। अब बाकी इसका मान हर कंडीशन में उससे छोटा ही रहेगा, वो सबसे ज़्यादा मान है। जैसे मार्क्स 100 सबसे ज़्यादा है, बाकी हर कंडीशन में उसका मान उससे छोटा रहेगा। और आप वो प्रूव करना है तो उसके लिए क्या होगा? उसके लिए ग्रेटर देन इक्वल टू, क्यों? क्योंकि ये न्यूनतम कितना होगा? -1। जब इसका मान -1 इस -1 रखो तो वो सबसे कम होगा, बाकी उसका मान हर कंडीशन में उससे ज़्यादा ही होगा, तो ग्रेटर देन इक्वल टू कर देना। ये वैल्यू किसके इक्वल है? ये वैल्यू किसके इक्वल है बताइए? ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर के मॉड का स्क्वायर लेस देन इक्वल टू मॉडुलस ऑफ ए का स्क्वायर मॉडुलस ऑफ बी का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स मॉडुलस ऑफ ए मॉडुलस ऑफ बी। ये हो गया। इसको क्या लिख सकते हैं? ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर के होल स्क्वायर लेस देन इक्वल टू कितना होगा? मॉडुलस ए वेक्टर मॉडुलस ऑफ बी वेक्टर का होल स्क्वायर। दोनों तरफ अंडर रूट कर दीजिए। ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर के मॉड लेस देन इक्वल टू क्या होगा? मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर मॉडुलस ऑफ बी वेक्टर। हर कंडीशन में इसकी वैल्यू इससे कम ही रहेगी। ये उसकी क्या है बेटा? मैक्स वैल्यू है, उसका क्या है? अधिकतम मान है।